हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषतां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्नुत् मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिकलितवस मे गृहे निच देवी मातरगुं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह आर्द्रां यः करणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् या लक्ष्मी सिन्धुसम्भवः भूतिधेनुपुरो वसुः पद्मविश्वावसुर्देवी सदा नो दुषतां गृहम् पद्मासने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश देहि मे महादेव्याय विद्महे विष्णुपत्न्याय धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् भद्रन्नो अपि वातयः मनः मरुताम् ओजसे स्वाहा इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो भवति पदे सञ्चतुष्पदे
ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय माँ लक्ष्मी। इंदिरा जी आपको राम राम, गिरीश त्यागी जी हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, वंदे मातरम। और इंदिरा जी मैंने वो जो श्री सूक्तम है वो दोबारा से रिकॉर्ड करा है। आपको पता है कि वो पहले वाले में जो मैंने तस्वीरें लगाई थी तो मेरे को उस पर कॉपीराइट आता था, तो मैंने अब ये नया बनाया है और उस वाले को मैं डिलीट कर दूंगी। और ये मैंने नया करा है अपलोड। और आप लोगों को बहुत साधुवाद कि इस चैनल पे आप आए, और केवल 3 ही लोग अभी देख रहे हैं और आप लोग उनमें से हैं, उसके लिए बहुत आभार। और जब तक और लोग जुड़ते हैं मैं थोड़ी सी न्यूज पढ़ देती हूँ और खाली हेडलाइंस पढ़ूंगी और आज ये किताब का एंड भी हो जाएगा। और जो भी लड़कियों को आप जानते हैं तो प्लीज उनको जरूर ये वाली स्ट्रीम्स आप फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देश विदेश में 136 शाखाएं, करोड़ों की जमा पूंजी, खाता खुलवाने के लिए 10,000 लोग लाइन में। साधारण नहीं है अयोध्या का सीताराम बैंक। टूरिस्ट नहीं, टेररिस्ट के लिए भी जन्नत है मालदीव। आईएसआईएस में सबसे अधिक भर्ती यहां से। खुले में त्योहार नहीं मना सकते गैर मुस्लिम, शरिया लागू है। रील बनाकर नाचती थी रानी, पति ने मना किया तो मार डाला। मजदूरी करके पालता था परिवार, अब फांसी पर लटका मिला शव। 3 साल में 60 लाख की मदद। इस योजना के जरिए रिसर्च के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ा रही है मोदी सरकार। फेलोशिप से लेकर ग्रांट्स तक की है व्यवस्था। अमेरिका के शहर में गूंजेगा जय श्री राम। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर होगा प्राण प्रतिष्ठा का टेलीकास्ट। तैयारी शुरू, मंदिरों में भी इंतजाम पूरे। बिना चुनाव जीते ही बीजेपी ने राजस्थान में बनाया मंत्री, फिर भी श्रीकरणपुर से हार गए सुरेंद्र पाल सिंह। कांग्रेस के कुन्नर जीत गए। ये बहुत ही दुख की बात है। सेल्फी लेने आया था वोटर, बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने घुमाकर जड़ा झापड़। चुनाव जीतने के बाद वीडियो वायरल। मालदीव विवाद में भारत के समर्थन में उतरा इजराइल। दिखाई लक्षद्वीप की खूबसूरती, बताया यहां करेंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत। पूनम पांडे ने मालदीव में रद्द कर दी शूटिंग। गिड़गिड़ाता रह गया अब्दुल खान। अमिताभ बच्चन का साफ संदेश, हम भारत हैं, हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए। जब कत्ल की रात डर से कांप रहे थे इमरान, भारत में उनका गुणगान कर रहे थे गिद्ध पत्रकार। अभिनंदन पर नए खुलासे के बाद क्या कहेंगे राजदीप बरखा। सिर कलम कर देंगे, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार को मिली धमकी। फेसबुक पेज हैक करने का भी लगाया आरोप। अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो भारत दाग देगा मिसाइल। बालाकोट एयर स्ट्राइक से खौफ में था पाकिस्तान। पीएम मोदी से बात करने को गिड़गिड़ाए थे इमरान खान। भगवान राम हमारे जीजा, बहन के घरवास के लिए वस्तुएं लाए हैं। श्री राम के ससुराल से साजो सम्मान लेकर अयोध्या पहुंची जत्था। कहा खाली घर भरने आए हैं। गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, गुजरात दहलाने का आईएसआईएस ने बनाया था प्लान। जंगल में बमों की टेस्टिंग, आतंकी शाहनवाज ने थी की रेकी। तो ये लोग लगे रहते हैं, चाहे कितने भी हार जाएं, ये अपनी नीचता से बाज नहीं आते। एमईए ने मालदीव के हाई कमिश्नर को तलब किया। 5 मिनट में ही बाहर निकले इब्राहिम शहीब। पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले 3 मंत्री हो चुके हैं बर्खास्त। पूरे शरीर में धंस गए थे गोलियों के छर्रे, बेहोशी में भी कह रहे थे राम राम। कार सेवक राम बहादुर वर्मा के बेटों ने कहा मुलायम ने हमें किया था
अनाथ। तो ये मुलायम सिंह यादव जो है ये है असली बुरा व्यक्ति, और ये जो कार सेवक हैं और जो ये राम के सेवक थे, राम बहादुर वर्मा, इनको जो है इन्होंने हत्या करी उनकी साजिश से। तो न्यूज इतनी ही थी। कन्हैया लाल सोनी जी आपको भी राम राम, और वाई के गेवल जी आपको भी राम राम। इंदिरा जी को मैं पहले ही बोल चुकी हूँ राम राम, और गिरीश त्यागी जी को भी बोल चुकी हूँ। तो प्लीज इसको लाइक शेयर कर दीजिए। और अब तक की हमने 2 बार पार्ट्स में जो कहानी सुनी थी वो इस प्रकार ही थी, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। अनुष्का एक 18 साल की लड़की है, और एक जो है उसकी उसी के जहां वो रहती है हाउसिंग सोसाइटी में, जो उनके एक मुसलमान रहते हैं, वो नवरात्रे ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर मुस्लिम लड़के मौली बांधकर और अपने हिंदू नाम रख के आकर हिंदू लड़कियों के साथ डांस करते हैं, और उनके बाद में जब वो उन्हें फंसा लेते हैं, क्योंकि ये देखने में सुंदर होते हैं ज्यादातर मुस्लिम ये लड़के, तो ये जब फंसा लेते हैं, इसके बाद ये धीरे से बता देते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, और सेकुलर लड़कियां जो है इनसे प्रेम जाल में फंस जाती हैं। ये लोग लव बॉम्बिंग करते हैं, और ऐसे ही आमिर ने जो है खूब लव बॉम्बिंग करी, और उसके साथ साथ उसकी चाची जो थी, जो विधवा थी, और उसका 10 साल का बेटा था, उसको भी फंसा दिया, और दोनों महिलाओं से अलग अलग जगह शादी कर ली, और चाची से सीक्रेटली कर ली, उसको अजमेर ले गया 2 बार, और वहां पर अचानक से पीर ने उसके घर की सारी बातें बता दी, जिससे कि चाची जो है बड़ी चमत्कार समझने लगी पीर का, और उसके बेटे का भी नाम बदल दिया। अब उसका बेटा गायब है, और इसके बाद अनुष्का के साथ बार बार उसको कोई अनजान कॉलर है जो फोन करके उसको बताता है कि देखो तुम जो है अपने इस यार से ये बात पूछना। तो वो उसके बहन के बारे में बोलती है, अगर वो तुम प्यार को बहुत अच्छा मानते हो तो तुम्हारी बहन जो है अगर हिंदू लड़के के संग, तो वो उसको खूब पनिश करता है, उसको फिजिकल यातनाएं देता है, उसके पीरियड्स होने के बावजूद। उसके एक जो है गायनेकोलॉजिस्ट के पास वो गई, उसके जो हमने लास्ट में देखा कि उसने एक और क्वेश्चन कुछ नबी के बारे में पूछ दिया, उस तो उसमें भी उसने उसको पनिश करा, फिर उसने सॉरी बोला, ये पहली बात थी। फिर उसकी बहन फातिमा का अर्जुन के साथ पूछा, ये दूसरी बार उसको पनिश करा गया, और उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें उसने उसको सिगरेट से जलाया, उसके सारे शरीर को जलाया, और उसको इतनी यातनाएं दी, फिर भी वो मरी जा रही थी उसके पीछे। और कॉलर ने किसी तरह उसको इतनी ज्यादा 3 घंटे से वो कॉलर से बात करती रही। एक बार जब उसकी खूब पिटाई हुई थी, उसके बाद की बात है कि वो कॉलर से उसने ये जानने की कोशिश की, अगर मैं इससे शादी कर लूं तो मेरा क्या होगा, और वो बहुत चीजों को नकारती रही, पर एंड में 3 घंटे की सफलता के बाद मेहनत के बाद कॉलर सफल हो गया ये उसको मनवाने के लिए, इससे भूलकर भी शादी मत करना। उसने उसे शॉर्ट में बता दिया कि शादी के बाद ये बिना बताए तुम्हें बीवियां ले आएगा, इसका धर्म इसको अलाउ करता है, तुम्हें कभी भी मार सकता है, इसके बाद तुम्हारे बच्चों को भी अलग से, क्योंकि स्लेव लड़कियों को ये कितना भी सेक्स कर सकते हैं, इनके रिलीजन में लिखा है कि काफिरों की लड़कियां जो होती हैं उनके साथ तुम सेक्स करो, तभी ये लोग बिना शादी करे तुम्हारे साथ सेक्सुअल संबंध बनाना चाहते हैं, ताकि तुम इनके साथ फंस जाओ, तुम इनसे प्रेग्नेंट हो जाओ, और फिर इनके तुम्हारे बच्चों को भी अलग से बेचेंगे, तुम्हारी बेटियों को बेचेंगे, तुम्हारे बेटे को ये ISIS में भर्ती कराएंगे। और इस तरह से वो उसको बहुत तरह से जागरूक करता है अनुष्का को कॉलर, और इसके बाद अनुष्का को समझाता है कि तुम इससे शादी भूल कर भी मत करना, एक बार तुमने शादी इससे कर ली फिर कानून भी तुमको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, और ये तुम्हारे को इनके ही हिसाब से चलना पड़ेगा, तुम्हें माता पिता से भी मिलने नहीं देंगे, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को भी काट देगा, और तुम्हें हिजाब में रखेगा। और फिर हमने एक नई आयत तरह की पढ़ी, जो मुझे भी पता नहीं थी, कि घर के लोगों के सामने नंगा करके उनको परेड करेगा। तो ये वाली आयत का मैंने कल कल मैंने दिखाया था, ये किसकी एक हदीस है, ये मैंने कल स्नैपशॉट में दिखाई थी, कि ये वाली बात मुझे भी पहले नहीं पता थी, कि घर के लोगों के सामने जो है उनको नंगा करके परेड करेगा। तो और ये लोग जो हैं अगर विटनेस नहीं प्रोवाइड करा पाए तब तो वो ये मार देते हैं, और उसके अलावा अगर विटनेस मिल भी जाए
तो भी आदमी इसको गहरे अंधकार में एक कमरे में बंद करके रख देगा। और तो दिनेश जी, आपको जय श्री राम, राम राम। बिल्कुल। और अगर आपकी कोई बच्चियां हैं तो प्लीज उनको ये किताब खरीद के डोनेट करें। बहुत चीप है ये किताब, $2.99 की, यानी $3 से कम की है। और मुझे नहीं पता, शायद आपको amazon.in पे मिल जाएगी। मैंने तो आपको amazon.ca की इसकी प्राइस बताई है। तो कैनेडियन डॉलर में, हो सकता है इंडियन रुपीज में और भी सस्ती हो, और ये फ्रीली अवेलेबल भी है। मतलब मैं, आप अगर किसी के पास पढ़ने का टाइम भी नहीं है तो खाली मेरे वीडियो सुनवा दो उनको। तो अब हम आगे चलते हैं इसमें, और मैं इसे दिखा के इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इसके ऑथर से परमिशन नहीं ली है, और ये भी मार्केट में है, तो मैं आपको जस्ट अब्रिज्ड फॉर्म बता रही हूँ इसका। तो अब हमने 17 चैप्टर 24 में से पढ़ लिए हैं। अब हम लास्ट के कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो हम अब देखते हैं कि 3 साल बाद क्या हुआ। इस बीच 3 साल बीत गए। तो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, टिया जिसको बोलते हैं, उसने एक मेजर रैकेट जो है ISIS रिक्रूटर्स का केरला में बस्ट किया। और ये जान लीजिए, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कई सारे जो इंडिया में केसेस हुए हैं उनका निचोड़ है ये। मतलब कई केसेस को इन्होंने कंबाइन कर दिया, जैसे कश्मीर फाइल्स में बहुत सारे जो रियल में केसेस हुए थे उनको कंबाइन किया गया था। तो यहाँ पर जो है, जो एक बुर्का में औरत को पकड़ा गया, और ये बड़ा शॉकिंग था क्योंकि अब तक तो लोग सोचते थे कि ISIS में खाली आदमी होते हैं, लेकिन देखा कि ISIS जो है वो विमेन को भी रिक्रूट करता है। और ये जो सबीना, अब आपको याद होगा सबीना कौन है, जो इस लड़की अनुष्का की चाची थी, जिसका नाम बदल के सबीना रख दिया था, और इसके बेटे सुशांत का अब्दुल्ला रख दिया था, जो उसको पसंद नहीं था। तो उसी सबीना जो है वो लड़कियों को रिक्रूट कर रही थी जिहादिन बनने के लिए। और हर फीमेल जो महिला को रिक्रूट करते थे वो नॉन मुस्लिम लड़की होती थी। और ये नेटवर्क पूरे इंडिया में फैला हुआ है, और टिया को बहुत सारी वाइटल इंफॉर्मेशन मिली। और सबीना जो है, इनको पकड़ लिया, तो सबीना सब में को में लीड करेगी। अब सबीना बहुत टफ हो गई थी, और उसके जेंटल मैनर्स थे, पर उसने कोऑपरेट करने से मना कर दिया। यानी चाची को 3 साल में इतना कट्टर बना दिया कि चाची उगल नहीं रही थी। ISIS मतलब जो ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने इसको खूब वो करा, और उसके सारे जो मैनरिज्म थे और शब्द थे वो एक रोबोट की तरह थे। और उसके मुंह पर एक ड्राई कोल्ड एक्सप्रेशनलेस उसकी आंखें थी, और एक ब्लैंक स्माइल थी। और उसको कितना भी कुछ कहो, वो आयतें बोलती रहती थी कुरान की। और टॉर्चर करो, उसको धमकाओ, इंसेंटिव दो, कुछ भी काम नहीं करा। कोई भी चीज उस सबीना के लिए काम नहीं करी, इतनी ज्यादा पत्थर हो गई थी वो महिला। और जो TIA का केरला का चीफ था, उसको एक फोन कॉल आया। उसने कहा कि वीर जो है वो उससे मिले तो शायद वो उस मदद कर सके। तो चीफ बोला कि तुम कौन हो? तो कॉलर बोला कि मैं वही आदमी हूं जिसने आपको इस रैकेट के बारे में इन्फॉर्म किया था। तो चीफ बोला, भाई वीर कैसे हेल्प करेगा? तो कॉलर ने कहा कि उसको पता है इन कट्टरवादियों को वो एक आंख पलक झपकने में पहचान जाता है, और उसने तो आपको पहले भी पास्ट में हेल्प किया था। तो चीफ बोला, अच्छा ठीक है, पर हमें नहीं पता कि वो हमें नहीं पता था कि वो हमारी इंट्रोगेशन में हेल्प कर सकता है। तो कॉलर बोला, ये इंट्रोगेशन डिफरेंट है। और तो चीफ बोला, ठीक है, हम उसको कांटेक्ट करेंगे, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। और कॉलर ने कहा, ठीक है, जो है देश की मदद करने के लिए धन्यवाद। मैंने तो बहुत कुछ खोया है, और मैं होप करता हूं कि और ना खोऊं। और फोन डिस्कनेक्ट हो गया। फिर वीर को लेकर आए इंट्रोगेशन रूम में। अब मुझे भी नहीं पता ये वीर कौन है जिसको ये इंट्रोगेशन में लाए, क्योंकि चाची टूट नहीं रही थी। चाहे उसे टॉर्चर भी कर लो, उसको धमका भी लो, वो टूट नहीं रही थी। और वीर को लेकर आए तो चीफ जो है वो गिलास से देख रहा था, और इंस्पेक्टर नोट्स बना रहा था। तो वीर ने बोला, सबीना, मुझे पता है तुमने क्या फेस किया है, मैं तुम्हारी आंखों में पढ़ सकता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो सबीना ना कुरान की आयत जो है वो गाने लगी।
तो वीर बोला कि तुम कितने कब तक इसको डिनाई करोगी। तो सबीना फिर दूसरी वर्स पढ़ने लगी। तो वीर बोला कि तुम तो ट्रैप हो चुकी हो और ये तुम्हारा दोष नहीं है, तो तुम सोचती हो, पर ये तुम्हारा था। तो अब सबीना का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, क्योंकि इसने ये बात कही कि तुम सोचती हो कि ये तुम्हारा दोष नहीं है, पर तुम्हारा ही है। जैसे ही उसने ये बात कहा तो सबीना के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। तो वीर बोला, क्या जन्नत और क्या जहन्नुम, तुम्हें पता है ये सब कहानियां हैं, और तुम जो है, और ये तो कहानियां हैं ताकि तुम जो है वो ट्रेजेडी को भूल जाओ जो तुमने फेस करी है, तुम उस कीमत को भूल जाओ जो तुमने चुकाई है। उन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हें पता है ये झूठ है, तुम इतनी वेल एजुकेटेड हो कि तुम इस तरह के कबीलाई अंधविश्वास में विश्वास नहीं करोगी, पर तुम इसमें इसलिए चिपट रही हो क्योंकि तुम्हारे अंदर गिल्ट है कि वो तुम्हें मार देंगे। तुमने सबको मार दिया अपने आसपास, तुमने अपने अपने बच्चों को भी मार दिया। तो सबीना एकदम से ना अनकंफर्टेबल हो गई। तो वीर बोला, अब तुम बताओ, तुम्हारे बच्चे को मार दिया जाता इस मैडनेस में, तो क्या तुम अपने बच्चे को भी मार देती? इनफैक्ट तुमने तो अपने बच्चे को भी मार दिया है। तो जिनको तुमने टेरर अटैक में मारा है, क्या वो तुम्हारे बच्चे नहीं थे? तो सबीना एकदम से बहुत जोर से वायलेंटली चिल्लाने लगी, हाँ मैंने जो है अपने बच्चे को मार दिया, मैंने अपने बच्चे को मार दिया, मैं उसे प्यार करती थी पर मैंने अपने बच्चे को मार दिया, तुमने मुझसे मेरा बच्चा मरवा दिया, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम सब रिस्पॉन्सिबल हो, और मैं तुम सबको जो है इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर वो खूब रोई। तो वीर बोला कि देखो, तुमने अपना बच्चा खोया, उसे किसने मारा? तो सबीना फिर भी रोती रही। तो वीर ने कहा कि तुम उनकी हेल्प नहीं कर रही, जो तुम उनकी हेल्प करियो जिन्होंने उसको मारा है। सबीना बोली, नहीं तुमने मारा है, तुम सबने। तो वीर बोला, कैसे? हम तो पहली बार मिले हैं। तो सबीना बोली, इनफ, तुमने ये सिखाया है कि सारे लोग अच्छे हैं, कोई धर्म जो है वो वायलेंस नहीं सिखाता है, और तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मैंने अपना हस्बैंड लूज कर दिया, तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मैं अपने बच्चे की केयर करती थी, कि मैं अजमेर बाबा पे ट्रस्ट करती थी जिसने कहा कि आमिर मेरा जीवन है, और तुम क्यों ऐसी फ्रॉड जगहों पे जाते हो जो डिस्ट्रॉय करती हैं लाइफ्स को? तुम क्यों जो है जो मासूम महिलाओं को उल्लू बनाते हो? और उन मेरे को भी तुमने उल्लू बनवाया, कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्यों गवर्नमेंट क्यों प्रमोट करती है ये सब? और जब एक सरिता सबीना बनती है तुम्हारे फेलियर की वजह से, तो मैं क्रिमिनल क्यों होती हूँ? पर बताओ कि सुशांत का क्या फॉल्ट था? वो कहाँ है? क्या वो जीवित है? मैं उसे चाहती हूँ। और वो बहुत जोर जोर से अनकंट्रोलेबल रोने लगी। और वीर ने अपना काम कर दिया था, क्योंकि सबीना अब ब्रेक डाउन हो गई थी, और जो वो लीड देगी वो एक ह्यूज बहुत बड़े नेटवर्क को पकड़ने में आसानी होगी। लेकिन जो डिटेल उसने दिए वो तो उनकी उम्मीद से भी ज्यादा डेंजरस थे। टीआईए ने रियलाइज कर लिया कि ये जो विष है ये बहुत दूर तक फैल गया है, और ये यहाँ पर कुछ भटके हुए लोग नहीं है, ये तो एक पॉइजन का पेड़ है जो कि एक फल के बाद दूसरे फल जो है तेजी से पैदा करता ही जा रहा है, और ये कंट्री जो है वो एक टाइम बॉम्ब पे बैठा हुआ है। और इनका मोडस ऑपरेंडी तो इतना शैतानी है कि कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। कि जो नॉन मुस्लिम लड़कियां हैं इनको ट्रैप करा जाता है, इनसे बच्चे पैदा किए जाते हैं, इनकी फैमिलीज को धमकाया जाता है कि ये जो है और विक्टिम्स को ढूंढ के लाएं, फिर इनके सपोर्ट में अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर ऑफ सोसाइटी से सपोर्ट आने लगती है, और जो वीक माइंडेड लड़कियां हैं वो जिहादी खुद ही बन जाती हैं, और दूसरों को जबरदस्ती बनाया जाता है या बेचा जाता है या मारा जाता है। कैसे ना कैसे ये एक डेमोग्राफिक विक्ट्री लेते हैं, और ये वॉर अगेंस्ट द स्टेट है। और सबीना ने उनसे जो है वो गिड़गिड़ाई दो फेवर्स के लिए, एक तो उसका बेटा सुशांत ढूंढ दो, और उसकी जो भतीजी अनुष्का है जो कि उसके मेंटोर और उसका एक्स हस्बैंड आमिर की मैरिड है। तो यहाँ पर जाकर हमारा 18वां चैप्टर खत्म होता है। अच्छा, मैंने 18वां चैप्टर आपको पढ़ा था क्या? मैंने 17वां पढ़ा था क्या? हाँ मैंने पढ़ा था, जिसमें उसने अनुष्का को कॉलर जो था, मतलब कॉलर एक अनजान, वो इनकी जैसे हमारे यहाँ आजकल अनजान वीर जो है वो इतने सारे लोगों का कल्याण कर रहे हैं,
ऐसे ही ये एक अनजान कॉलर है जिसने अनुष्का को मना किया था शादी मत करो। अब यहाँ देखो चाची भी पकड़ी गई 3 साल बाद। और अब 19वां चैप्टर आते हैं कि मिसिंग मदर कि 2 बच्चे, 2 साल के और एक बेबी 3 महीने का, वो सीलमपुर पुलिस स्टेशन दिल्ली में रो रहे थे। अभी कभी आप पुलिस यहाँ जाते हो रेलवे वगैरह में तो आप देखते हो छोटे छोटे बच्चों को यहाँ वहां भिखारियों के साथ या कहाँ पर। एक बार मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी थी, वो उसमें लिखा था कि इतनी सुंदर बच्चा इनके पास कहाँ से आया, भिखारियों के पास। तो 2 बच्चे थे, एक 2 साल का और एक बेबी 3 महीने का, वो सीलमपुर पुलिस थाने में रो रहे थे दिल्ली में। उनकी माँ जो थी महजबीन जो है, वो पिछले शुक्र से मिसिंग थी। सबीना पुलिस को आमिर के पास ले गई, जो कि एक मेजर रिक्रूटर था, जो कि हिंदू लड़कियां, सिख लड़कियां और क्रिश्चियन लड़कियों से जो है शादी करके उनको कन्वर्ट करता था। ये एक और इंटर रिलीजियस मैरिज केस था बहुत सारों के बीच में, जहां वाइफ फिर इसके बाद मिसिंग हो जाती थी और अपने बच्चों को छोड़ जाती थी, यानी कि इनके साथ बच्चे पैदा करके ये उनकी माताएं गायब हो जाती थी और बच्चे जो थे। अच्छा, तो मुझे नहीं पता, पर मेरे पास जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी है और मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, तो मैं ऐसा करूंगी। पर वैसे ये सही नहीं होगा, पर मैं क्या बताऊं। मेरे को अगर आप ईमेल में लिख देंगे तो मैं आपको भेज दूंगी। मैं यहाँ ऑफिशियली नहीं नीचे करूंगी, क्योंकि ये किताब जो है वो बिक्री हो रही है अमेजोन पर। तो ये उचित नहीं रहेगा कि मैं उसका लिंक नीचे दूं, लेकिन अगर कोई मुझे लिखेगा ईमेल पे मैं उसे भेज दूंगी। तो ये किताब ऐसी है कि ये सर्कुलेट होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये बच्चियों को देनी चाहिए आपको फ्री में। और कोई पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, वो भी इंग्लिश में है ये किताब। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आप कम से कम इस वीडियो को भेज सकते हैं। तो फिर जो टिया ये है, तो आप देखो कि ये लोग ना, जैसे एक सैफ है, ये करीना के साथ बच्चे करता जा रहा है, तो ये क्या करेगा, बाद में करीना गायब हो जाए। तो ये ऐसे ही करते हैं, ये बच्चियों के साथ जो है शादी कर लेते हैं, जो नॉन मुस्लिम बच्चियां हैं उनको फुसला के, और फिर किसी न किसी तरह उनको प्रेग्नेंट करके और फिर उनसे शादी करके धर्मांतरित करके फिर उनसे बच्चे पैदा करके फिर माँ को ले जाते हैं। इनको कोई दर्द नहीं है कि ये उनकी बीवी हो गई है, इससे कुछ नहीं। एक छोड़ी दूसरी करी बीवी, तो उसके लिए नाम किया है इनका। तो काम ये है कि सबसे ज्यादा जिहादी नेटवर्क फैलाना। तो टीआईए ने क्रैक कर लिया केस 2 महीने के बाद, जो है लगे रहे इन्वेस्टिगेशन में। अब जो केस था वो उसको एक टेस्ट केस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि मिसिंग मिस्ट्रीज को जो है सॉल्व किया जा सके, क्योंकि कई लोग मिसिंग हैं। तो इन रेवलेशंस ने भी सबको शॉक कर दिया। अब ये जो मैं आपको घटनाएं बता रही हूँ, ये एक्चुअल के लोग हैं, ये एक्चुअल घटनाएं हैं, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आमिर जो है वो इस लड़की महजबीन से भी मिला था 4 साल पहले एक डांडिया वाली रात को, और उसने एक सैफरन कलर का बैंड पहना हुआ था हाथ में, यानी कि ये लोग एक स्कार्फ सा पहनते हैं भगवा हाथ में। तो उसको लगा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा इसने सैफरन बैंड बांध रखा है। लड़की बहुत अच्छा नाचती थी, एक कॉलेज जाने वाली लड़की जो बहुत सुंदर थी और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी, और वो जो है शार्प भी थी स्टडीज में और डांस करने में भी बड़ी अच्छी थी। आमिर भी बहुत अच्छा डांस करता था, दोनों एक डांसिंग कपल में गए और वो फिर प्यार में पड़ गए। और आपको तो पता ही है मुसलमान लड़के तो बड़ी जल्दी प्यार में पड़ते हैं। तो आमिर ने बाद में बताया कि वो तो एक डिफरेंट कम्युनिटी को बिलोंग करता है, पर किसको परवाह थी, उसका पार्टिसिपेशन इस रिलीजियस नाइट में ऑफ दूसरी कम्युनिटी में, ये तो उसका बल्कि और भी बड़ा प्रमाण था कि वो एक बड़ा लिबरल व्यक्ति है लड़कियों के सर्कल में। क्योंकि लड़कियों ने सोचा देखो ये तो किसी और मजहब का है, फिर भी हमारे जो है नवरात्रे में आके डांडिया खेल रहा है, तो कितना लिबरल होगा, कितना अच्छा लड़का है ये। तो दोनों ने फ्रेंडशिप जो है उनकी प्यार में बदल गई, दोनों जल्दी जल्दी मिलने लगे, और अब उनके लिए तो लाइफ और डेथ का मामला हो गया था। फिर उसके बाद उसका बर्थडे आया, पार्टी ओवर हो गई, अब तो वही दोनों थे होटल रूम में। और आमिर तो सबसे ज्यादा अपना बर्थडे गिफ्ट चाहता था। लड़की जो थी इमोशनली टारगेट की गई कि वो इंटीमेट हो जाए उसी रात को, और उसने अपने बर्थडे विश उसकी यही थी कि वो उसके साथ सेक्स कर सके। ये तो उसका पहला समय था, और लड़के ने भी क्लेम कर लिया।
और जो लड़की ने अपनी डायरी में लिखा था उससे ये सब पता चला, और लड़की ने बहुत ज्यादा जो है उसका खून बहा उस रात को। पूरा जो एक्ट ऑफ लव था उसको लड़के ने रिकॉर्ड कर लिया। उसने जब ऑब्जेक्ट किया तो उसने कहा कि वो जब नहीं होगी तब वो उसकी याद करेगा उस मोमेंट पर। और वो लोग इंटीमेटली मिले उसके घर में, उसके घर में, इस लड़के के घर में, होटल के कमरे में, पुराने किले में। अभी मैं आपको एक बार ये भी बताऊं कि एक बार मैं जो हूँ, अपने बुआ जी मेरी विजिट करने आई थी मेरे को, तो मैं उनके साथ ना दिल्ली घुमाने ले गई थी उनको, क्योंकि मेरी बुआ जी दिल्ली में नहीं रहती थी। तो मैं हम लोग पूरा उनके बच्चों के साथ और मैं अकेली, मेरी बुआ जी और उनके बच्चे और मेरी बुआ जी, तो हम लोग सब गए। तो पुराने किले में मुझे अपने भाई का एक मिलने वाला मिला, जो झाड़ियों में बैठा था किसी लड़की के साथ। और मुझे इतना अजीब लगा, और वो मेरे को देख के ना फिर दूसरी तरफ वो लोग चले गए। तो मतलब कि ये पुराना किला इस्तेमाल होता है इन सब चीजों के लिए। कैन यू बिलीव इट? और मुझे तो समझ में भी इतना नहीं पता था। मैंने सोचा ये यहाँ क्यों बैठा है झाड़ियों में, इतनी गंदी जगह पर, यहाँ पर झाड़ियां इसको चुभ सकती हैं, और कोई खुली जगह में, अच्छी जगह में हम बैठ सकते हैं घास में, बजाय कि मेरे दिमाग में ये था कि ये झाड़ियों में नुकीली में क्यों बैठा हुआ है। फिर मेरी बुआ ने कहा कि अच्छा ये वहां बैठा हुआ है। फिर उसके, मेरे बुआ जी के एक्सप्रेशन से मुझे लगा कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है, मतलब इसके अलावा भी, मतलब झाड़ी चुभने के। तो फिर खैर, तो मैं ये बता रही हूँ ये पुराने किले में भी मिले। और फिर हर टाइम को जो है इनको डिस्क्रिप्शन जो है इसको रिकॉर्ड करा गया पर्सनल डायरी में, उस लड़की ने लिखा। और टीआईए को इतना शौक लगा कि इनके, आप सोच सकते हैं कितने वीडियोस इसने बनाए थे इस लड़की के साथ, जगह जगह सेक्स के 18 वीडियो। इस लड़के ने, आमिर ने 18 वीडियो उस लड़की के, जो महजबीन बन गई थी बाद में, हिंदू लड़की, उसके 18 वीडियो पुराने किले के, उसके घर के, उसके लड़की के घर के, लड़के के घर के, और जगह होटलों के कमरों के सब उसने। और वो आमिर के लैपटॉप पे थे, और आमिर अभी गायब था। और अब टीआईए ने और चीजें देखी। अब यहाँ पे 19वां चैप्टर खत्म होता है और 20वां चैप्टर शुरू होता है। अब 20वें चैप्टर में क्या होता है, 18 ब्लू फिल्में, ये इसका टाइटल है। तो इन्वेस्टिगेशन को और ढूंढा गया, तो वो लड़की जो थी वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसने उसको सब कुछ दे दिया। पर इतना सिंपल नहीं था दूसरी तरफ से। जो उसका वीडियो था पहली रात का, वो देसी पॉर्न वेबसाइट पर हर अगले दिन वहां पर सबसे ज्यादा राउंड्स पर था। जो उसका पहला वीडियो बनाया गया था वो इतना ज्यादा फ्लोट हो रहा था। और टाइटल उसका था, पता है क्या टाइटल था? मैं आपको यहीं पर दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं इसको मुंह से बोल नहीं सकती हूँ। वो जो पहला उसका पहली रात का जो उसने वीडियो बनाया था उस लड़की का, उसका टाइटल मैं आपको बताती हूँ। ये है टाइटल, आप खुद ही पढ़ लीजिए। टाइटल वाज हिंदू आर की सील तोड़ी। और इसके 1 मिलियन व्यूज थे एक हफ्ते के अंदर। और उसको 50,000 रुपए दिए गए वेबसाइट ओनर के द्वारा इस वीडियो के लिए। और अब उसे पता था कि क्या करना है। आप सोच सकते हैं, ये लड़की जिसने अपना सर्वस्व इस लड़के के प्यार में लुटा दिया था, इसने इस नाम से इसका वीडियो लोड कर दिया पॉर्न साइट पर और 50,000 रुपए कमाए। और आपको मालूम है, मैं एक और आपको बात बता दूं कि मैं एक बार मैं एक एक्सरसाइज करती थी। एक्सरसाइज करते करते मैं किसी का ऑडियो सुनती रहती थी। तो एक लड़के ने बताया, वो ब्लैक था, उसका उसका एक लड़की से प्यार हो गया, तो उसने उसे डीप वेब पे भेज दिया, रेड रूम में। वहां पर लोग खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि भाई
इतने 50,000 दिए, इसकी अंतड़ियां निकाल दो, तो वो जीवित ही उसको पेट काट के उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल लेते हैं। फिर दूसरा बोलता है हमें इसका ये चीज निकालनी है और उसके लिए हमें इतने पैसे का हम देते हैं। तो ऐसे ऑक्शन होते हैं और पार्ट्स निकालने के जीवित लड़की के अंदर से, और वो जोर से चीखती चिल्लाती है तो लोग खुश होते हैं। और ये रेड रूम्स जो है डीप वेबसाइट पर और उसके लिए इसको $4 मिलियन मिले, इस लड़के को, ब्लैक लड़के को। और वो अपने उसमें बता रहा है मुझे बड़ा गिल्टी फील होता है कि मैंने, कभी कभी मुझे गिल्टी होता है कि मैंने ऐसा उसके साथ किया। और तब से मेरे को इतना जोर का शौक लगा कि मैंने उस दिन से उसका वो सुनना बंद कर दिया। मेरे को इतना गहरा झटका लगा इस बात को से कि इस आदमी ने, कोई लड़की उसको प्यार करती है और उसको सर्व से लुटा दिया, इसने उसको बेच दिया ले जाके, वो भी ऐसी जगह पर वहशियों के पास जो उसके पार्ट्स निकाल के उसको बेच रहे हैं। और ये कह रहा है मुझे कभी कभी गिल्टी लगता है। और वो तो ब्लैक लड़का था, मुसलमान भी नहीं था। और ये मुसलमान लड़का, इसने पहली रात की उसकी वीडियो बनाई। और सोचो ये कितनी लड़कियों को फंसा रहा था, और सोचो कि ये मुसलमान क्यों नवरात्रे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अब इसने जो है वो खैर, इसको 50,000 मिल गए वेबसाइट ओनर से। अब वो उसको 2 बार महीने में मिलता था, और फिर जो है उसके साथ सेक्स करता था, फिल्म करता था और चला जाता था। और लड़की बड़ी खुश थी, बड़ी गर्वित थी उस लवर पे जो उसके बारे में इतना पैशनेट है। वो तो उसको जैसे जन्नत मिल गई थी। और दूसरे तरफ आमिर था जो असली जन्नत में था। उसने तो एक बहुत नई मोटर बाइक खरीद ली, एक गोल्ड की चेन खरीदी और एक गोल्ड का ब्रेसलेट खरीदा। और उसने उसको एक डायमंड पेंडेंट भी गिफ्ट किया। और अब उसकी फ्रीक्वेंसी जो है विजिट की इंक्रीज हो गई। पहले वो महीने में 2 बार इस लड़की महाजबीन से मिलता था, अब ये महीने में कई कई बार मिलने लगा उससे। और पर आखिरी के कुछ समय पर उसको बहुत अनकंफर्टेबल होने लगा एक्ट के वक्त, क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव हो जाता था और रफ और वायलेंट भी हो जाता था। और अब वो जेंटल केयरस करने की बजाय नाखूनों से उसको खोंचता रहता था। पहले तो वो उसको फॉन्डल करता था, पर अब वो उसको बहुत पेनफुल स्क्वीजेस देने लग गया, कि उसको खूब जो है जोर से दबाता था, कस के उसके पेन करता था। और उसके लाइट पहले मसाज किया करता था, पर अब जो है वो उसको इतनी जोर से उसके सेंसिटिव और प्राइवेट पार्ट्स में जो है उसकी खून जमा देने वाले इस तरह के बाइट्स करने लगा। और ये लड़की ने अपनी डायरी में ये सब कुछ बातें लिखी, जो कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को इसके बारे में पता चला। फिर उस लड़की ने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, पर वो मानता नहीं था। वो अब बहुत स्ट्रेस में आ गई। और पर उसे पता था वो क्या कर रहा है। 8-10 वीडियो बनाने के बाद इंटरनेट पे नेगेटिव फीडबैक आने लगा यूजर्स में, और वेबसाइट ओनर्स जो हैं वो आने लगे। और वो रेपिटेटिव हो रहा था उसका एक्ट, क्योंकि अब वो सेम सेम काम कर रहा था ना, तो अब वो रिपीट हो रहा था एक्ट। तो वेबसाइट ओनर्स को से उसको अब खाली 2,000 या 3,000 ही मिलते थे। जो पहले वीडियो पे उसको 50,000 रुपए मिले थे, अब उसको खाली 2 और 3 हजार मिल रहे थे, क्योंकि वो सेम सेम सेक्स देखकर लोग बोर हो गए। तो ये आमिर जो है उसको पैसे कम मिलने लगे अब। तो वो कहने लगा कि ऐसे जॉनर जैसे कि शाई लड़की, तो ये लोग ऐसे बनाते हैं, देखो शाई लड़की के साथ सेक्स करा, बड़ी जिद्दी के साथ करा, ऐसी के साथ किया, वैसी के साथ किया, तो ऐसे टाइटल्स बनाते हैं ना। तो उसने कहा ये जो जॉनर है कि शाई, फोर्स्ड, पेनफुल, सबमिशन, क्राइंग, वायलेंट, स्क्रीमिंग, फुल हैंड, ये ट्रेंड कर रहे हैं टॉप पे। तो जो इस वीडियो इस कैटेगरी में नहीं होता उसको बेचना बड़ा मुश्किल है। यानी कि ऐसे वीडियो बनाने पड़ेंगे जो धमाकेदार हैं, जो ज्यादा जिसमें पैसे आए, क्योंकि ये खाली सेक्सुअल, खाली प्यार का एक्ट करने का कोई नहीं देखना चाहता। किसी के साथ जबरदस्ती जैसे रेप टाइप का किया, वो उस तरह के वीडियो ज्यादा आएंगे। और जो और फिर उसने वही सब किया ताकि फाइनेंशियली उसको पैसा मिले ज्यादा। और ये जो है सब कुछ पता चला टीआईए की साइबर सेल को, जब ईमेल एक्सचेंज हुए जो वेबसाइट ओनर्स ने के साथ, उसके जो
ईमेल एक्सचेंज हुए थे, जिसे टीआईए की साइबर सेल ने हैक करा और फिर पता चला। और जो लड़की की डायरी है उससे पता चला कि वो हॉस्पिटल में 2 बार एडमिट हुई थी इस एक्ट के बाद। एक बार तो उसने अपना पूरा हाथ जो है एंगर में उसके अंदर डाल दिया, और जब वो उसको पूरा क्लाइमेक्स नहीं दे पाया। दूसरी बार उसने एक बॉल पेन जो है डाला अंदर, जिससे कि उसकी ब्लीडिंग हो गई और उसके इंटरनल ऑर्गन जो है उस शार्प बॉल पॉइंट से जो है डैमेज हो गए, और वो इस सब से बॉडी हॉरिबली अपसेट हो गई। और उसने लिखा कि मैं तो हर जगह ब्लीड कर रही थी और मेरे को इतना अनबेरेबल पेन हो रहा था, लेकिन वो कंटिन्यू करता गया, और उसने दोनों बार जो है वो एक्ट को पूरा कंप्लीट किया, और उसको कोई कंसर्न नहीं था कि मुझे क्या हो। उसके बाद उसने 15 और ऑड वीडियोस ऐड करे, और वेबसाइट ओनर्स ने उसको बोला कि अब तुम कोई फ्रेश फेस लाओ, वो एग्जॉस्ट हो चुकी है और अब उसकी लड़की के ऊपर व्यूअरशिप नहीं आ रही है। ये साइबर सेल ने और बताया। तो अब वो एक नए असाइनमेंट की तलाश में निकल पड़ा आमिर। इसके साथ इतने सारे वीडियो करने पे बाद जो है व्यूअर्स जो है बोर हो गए इस फेस से। अब उन्हें नया फेस चाहिए था। तो यहां तक हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हुआ। अब 21वां चैप्टर, फाइनल प्लॉट। तो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसने और आगे बात बताई कि आमिर ने जो है वो उसके बर्थडे पर अपने एक कजन को, सैफ को भी बुलाया था। अब आपको पता है कि ये जो अनुष्का की छोटी बहन थी जो 16 साल की थी, जो कि इसके कजन सैफ के साथ दूसरे कमरे में थी होटल वाले, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो इसके बारे में क्या हुआ कि कोइंसिडेंटली वो वैलेंटाइन डे था, और उसने कहा कि अपने साथ अपनी बहन जो है 16 साल वाली को भी लाओ। और लड़की का हेजिटेशन के बावजूद जो है उसने उसकी माइनर सिस्टर को एक अर्ली रिलेशनशिप में इन्वॉल्व कर लिया, और उसने कहा कि वो एक स्पेशल डे वैलेंटाइन पे दोनों से मिलेगा, और चारों जने जो है होटल में मिले और दोनों दोनों अपने रिस्पेक्टिव रूम्स में चले गए। अब वहां पर 2 फिल्में शूट हो रही थी, एक कॉन्सेंट के साथ और दूसरी जो इनोसेंट लड़की के कमरे में थी, वो जो 16 साल वाली, उसको तो पता ही नहीं था। जो नया वीडियो है उसने तो पॉर्न सर्कल्स में रॉक कर दिया, और उसका टाइटल क्या था? शाई हेल्पलेस हिंदू टीन ड्रग्ड एंड एंजॉयड बाय मुस्लिम बॉयफ्रेंड। यानी कि एक लज्जा वाली बेचारी हिंदू टीन को ड्रग किया गया और कैसे एक मुस्लिम बॉयफ्रेंड के द्वारा एंजॉय किया गया, और इस वीडियो ने बाकी सारे के अब तक के रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। इस फिल्म को इतना केयरफुली फिल्म करा गया था कि इसमें हर मोमेंट को शुरू से लेकर ड्रग्स करने से, और कैसे वो जब अनकॉन्शियस हो गई और उसकी बॉडी के साथ कैसे प्ले किया, और फाइनली रेप करा जब वो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस थी, उसको रिकॉर्ड करा गया बहुत ही क्लियरली। उस लड़की को लूट लिया गया और उसको वार्न किया गया सुबह कि तुम अपना मुंह खोला, अपनी बड़ी बहन को भी बताया तो हम तेरा वीडियो वायरल कर देंगे। अब तू, तेरी बहन और तेरे जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनको सुसाइड करना पड़ेगा इस लज्जा के मारे, तो अपना मुंह बंद रखना। और इसके बाद उसकी बहन के घर पर दोनों को छोड़ दिया। वहां दोनों बहनें जो हैं देसी पॉर्न स्टार्स बन चुकी थी। तो जब ये पहली बार, आपको याद होगा, अनुष्का जब गई थी अपनी बहन, अपनी छोटी बहन के साथ, दीपिका के साथ, तो दीपिका कुछ नहीं बोल रही थी, आपको याद है, उसने तो कुछ नहीं कहा, और ये अनुष्का ही बोलती रही, हाय मेरा आमिर, हाय मेरा आमिर। तो इन दोनों की फिल्में जो हैं चल रही थी देसी पॉर्न साइट पर, और उस लड़की को धमकाया गया था। और आप लोग सोचते हैं कि वो क्यों आई धमकी में, वो फिर भी बता सकती थी। अरे वो एज ऐसी होती है, 16 साल की बच्ची डर गई वो, और इतना ज्यादा उसको लगा डर। ये सोचो उसके मन पे क्या बीता होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ कि टीआईए ने फर्दर और बताया उस वुमन की डायरी में से कि उस लड़की ने अपनी डायरी में लिखा हुआ था, ये महाजबीन की डायरी में इन लड़कियों का भी लिखा हुआ था कि ये मैटर इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि जब कोई इस सीन पे आया अपने फोन कॉल्स के साथ। अच्छा, मतलब शायद हाँ, वुमन की डायरी में से ये उनको ये बातें पता चली हैं कि फिर भी उसको ये नहीं पता था कि उसका और उसकी बहन का वीडियो जो है वायरल हो गया है, और उसका ये जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है आमिर, उसने लाखों रुपए कमाए हैं। और थोड़े महीनों के बाद जो स्ट्रेंजर के साथ कम्युनिकेशन करी, यानी ये जो अननोन कॉलर आता था अनुष्का के साथ,
वो कन्विंस हो गई कि वो तो अब एक रिलीजियस फैनेटिक के ट्रैप में थी, जिसके कोई टेरर लिंकेज भी हो सकता है। तो अब उसने सोचा कि इस चीज को कॉल ऑफ करना चाहिए, तो उसने आमिर को एक मैसेज भेजा। आपको याद है ना कि लास्ट टाइम उसने कितनी सारी आयतें सुनाई थी अननोन कॉलर ने, उसने कहा था कि तू मत शादी करना, तेरे साथ ये होगा वो। तो अब अनुष्का ने उसको एक टेक्स्ट मैसेज भेज दिया कि इट्स ऑल ओवर, डोंट मीट मी अगेन, मतलब मुझसे अब ये सब खत्म हो चुका है, अब मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। तो आमिर को तो पहले ही पता था, वो तो उसको पर पहले ही डाउट कर रहा था कुछ समय से, वो तो इस रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर्ड था। उसने फौरन उसकी बहन का रेप वीडियो जो है रिप्लाई में भेज दिया, और उसने कहा कि जो है ये सैंपल है थोड़े से रिकॉर्डेड वीडियोस का, और उसने कहा कि देख मैं तेरी बहन को कैसे फेमस करता हूँ इंटरनेट पे एक क्लिक में, तो तू वही कर, कुतिया वही कर जो मैं तुझे बताता हूँ। अब उसने रियलाइज किया कि उसकी जो बहन है वो एक अनकॉन्शियस स्टेट में रेप्ड थी उसके बॉयफ्रेंड के भाई के साथ, जिसके साथ वो सेम डे पे मिली थी। और उसने उसको कहा था कि तू सैफ के साथ रहे और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर, लेकिन देखो क्या हो गया। और अब तो उसको एकदम से वो शौक के मारे मर गई जब उसने रियलाइज किया कि कैसे आमिर ने हर फिल्म उसके एक्ट को फिल्म किया। ये कॉलर तो राइट था, ये तो बिट्रेयल था, और इसकी कीमत तो बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। तो यहाँ तक हमारे 21 चैप्टर खत्म होते हैं, और अब हमारा 22वां चैप्टर शुरू होता है, कॉस्ट ऑफ लव, की लव की कीमत क्या थी। अनुष्का बिकेम महजबीन, अच्छा। ओहो, मेरे को लगा वो एक और हिंदू लड़की थी। माय गॉड, ये यही लड़की थी अनुष्का जो महजबीन बन गई अपनी बहन को बचाने के लिए। उसकी डायरी ने और भी लिखा, उसने अपने सारे फैमिली मेंबर्स और अपने दोस्तों को छोड़ दिया फॉरएवर। ये तो उसकी पहली वेडिंग रात थी। आमिर जो है वो सैफ के साथ वेट कर रहा था कमरे में, और वो बड़े नाराज थे, इसने जो इतनी मेस क्रिएट किया लास्ट मिनट पे, और उसको एक सबक सिखाना पड़ेगा लाइफ टाइम के लिए। और उसको बोला गया कि तू बिस्तर के ऊपर लेट, दोनों भाइयों के बीच में। वो तो पहले ही आंसुओं में थी, अब उसको पता नहीं था कि उसको अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं थी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और सारे वीडियो उसके और दीपिका के वो सारे पोर्नोग्राफिक साइट पर तो पहले ही थे। वो तो अपनी बहन को बचाने के लिए इसने महजबीन बन के इससे शादी कर ली फालतू में। वो सोच रही है अपनी बहन को बचाएगी, पर उसके बहन के और उसके वीडियो तो ऑलरेडी पोर्नोग्राफिक साइट पर मौजूद थे। और पर वो उसको इस बारे में नहीं पता था, और उसने सोचा अपनी बहन की डिग्निटी के लिए जो है मैं प्राइस पे कर दूं। अब सोचो कि ये लड़कियां कितनी मूर्ख होती हैं, जो इतना बदमाश लड़का है उसे वो क्यों नहीं झूठ बोलेगा। वो तो अगर नहीं भी खींची होंगी तो वो फिर भी खींच लेगा, और तेरे साथ भी शादी कर लेगा और छोड़ देगा, इसके बाद तेरे को तंग करेगा, और साथ में उसकी भी फोटो कर सेगा। उसकी जबान की क्या कीमत, जो इतना झूठा और बदमाश हो उसकी जबान की क्या कीमत। तो वो जो है दोनों के बीच में बैठ गई, और सैफ ने उसके बालों को खींचा और उसको जो है लिटा दिया। और ये वही हाथ थे जो अनुष्का ने एक एल्डर सिस्टर की तरह जो है उसके के साथ पकड़े थे। तो कितनी बार उसने उसको खाना खिलाया था एक बाही की तरह, पर आज वो उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो कोई माल हो। और आमिर ने उसके हाथ दोनों उसके शोल्डर्स पे बांध दिए, उसके जो बेड पर एक रॉड लगी थी वहां पर। अब सैफ का टर्न था उसको पहले पनिश करने का। जो लड़का जिसने उसकी बहन को पहले रेप किया, अब वो उसका रेप कर रहा था। वो तो उसको भाई की तरह सोचती थी, पर वो उसको खाली एक मेयर गुलाम समझता था, जैसे कि उसकी किताब में लिखा है। और जब उसका रेप हो रहा था तो आमिर उसके जो है ब्रेस्ट को क्रश कर रहा था अपने हाथों से। उसकी जो है चीखें इतनी ज्यादा बढ़ गई, और वो कंफाइनमेंट में थी जैसे कि उनकी होली किताब में लिखा है। और उसको अब उसका टर्न था उसको पनिश करने का। अब आमिर का टर्न था, उसने सैफ से कहा कि इसके कपड़े उतार दो, उसको नेकेड जो है इनके बीच में परेड कराओ 1 घंटे तक। और फिर अगले मिनट उसके ब्लाउज को फाड़ दिया गया, उसका लहंगा भी उतार के उसके अंडरगारमेंट्स भी हटा दिए, और उसने अपने प्राइवेट पार्ट छुपाने की कोशिश करी, लेकिन वो भी फेल हो गई, और उसको कोड़े मारे। जबकि उसके
चेस्ट के ऊपर जहां पर निशान पड़ गए, उसके बैक में, उसके थाइज में, लेग्स और आर्म्स में। एंड में वो कोलैप्स हो गई। अब उसको फाइनल पनिशमेंट देनी थी और वो तो अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी, तो आमिर ने उसको रेप करा उसी स्टेट में। और वो बीच में उसकी कॉन्शियसनेस आती और चल जाती गई। और आमिर ने उसको उसके सेंसिटिव एक एक्सट्रीम एंगर में उसने एक प्लास्टिक बोतल उसके अंदर डाल दी, उसके सेंसिटिव जोन में। ये उसकी आखिरी स्क्रीन थी। इसके बाद वो ब्लीड करने लगी बहुत बुरी तरह, और उसको वो गिड़गिड़ाने लगी, मुझे अस्पताल ले जाओ, पर किसी ने नहीं सुना। फिर वो किसी तरह सरवाइव कर गई मिराकुलसली, लेकिन वो चलने में नाकाबिल थी 2 हफ्ते तक। और आमिर जो है उस इस स्टेट में भी उसको स्पेयर नहीं करता था, उसको डेली रेप करता था ब्रूटली, और वो हर जगह ब्लीड करती थी। और आमिर रुक गया उस दिन जब उसको पता चला, जब अनुष्का प्रेग्नेंट है। अनुष्का ने सोचा कि अबॉर्ट कर दे बच्चे को सीक्रेटली, पर वो फेल हो गई। आमिर को उसके प्लान का पता चल गया, तो उसने उसे कुत्तों की तरह मारा और उसको 4 दिन तक जो है खाना नहीं दिया, और सेपरेट रूम में रखा। और उसको पता था एग्जैक्टली, कॉलर ने उसको यही बताया था। अब कमिटिंग सुसाइड जो है वही उसका एक रास्ता था, पर वो भी आसान नहीं था। आमिर ने उसे पहले ही बता दिया था कि अगर वो ऐसा कुछ करेगी तो उसके सारे वीडियो और उसकी बहन के जो है पब्लिक कर दिए जाएंगे। और अब वो लड़की बेचारी मर भी नहीं सकती थी अपनी बहन और फैमिली के लिए। अब उसको एक नया चैलेंज फेस करना था। आमिर तो उसको अब्यूज करने लगा कि बच्चा कौन है, क्या ये उसका है या सैफ का है। और वो अनुष्का को मारता था इसके ऊपर, और उसको एक चीटर की तरह बोलता था कि उसने अपने हस्बैंड पर चीट किया है। और एक दिन आमिर ने उसको एक क्रिकेट बैट से मारा। वो वो मार इतनी सीवियर थी कि उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो फ्रैक्चर हो गई, उसको अस्पताल में रखा गया। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वो सीढ़ियों से गिर गई, उसको पता था कि उसको अपने हस्बैंड को कैसे प्रोटेक्ट करना है आउटसाइडर्स से। वो 6 महीने प्रेग्नेंट थी जब ये सब कुछ हुआ था। 1 महीने वो अस्पताल में रही। फाइनली उसने एक बेटी को जन्म दिया। अब उसने सोचा कि अब जीने की इच्छा तो सारी भूल गई थी अनुष्का। उसको याद था कि कॉलर ने उसको कहा था उसकी बेटी के बारे में। आमिर ने जो है सीधे सीधे अक्यूज किया उस बच्ची को कि वो एक बास्टर्ड है, अगर तुम सऊदी अरेबिया में होती तो तुमको स्टोन करा गया गया होता डेथ के लिए। तो होर मतलब उसको एक मतलब एक वेश्या करके उसने बुलाया, और उसने कहा कि वो मैं उसको उसी जगह पहुंचाऊंगा जहां वो डिजर्व करती है, तो देख। और ऐसे कहने से उसने उसके दिल को एकदम तोड़ के रख दिया। 2 साल बीत गए और उसके कंटिन्यूस टॉर्चर, कंफाइनमेंट और स्ट्रेस से वो बीमार पड़ गई। उसको टीबी डायग्नोस करी गई। एक बार वो 65 किलो की होती थी, अब वो 28 साल की थी। वो एक बार और सरवाइव कर गई क्योंकि मेडिसिन ने काम किया। और अनुष्का ने एक और दूसरे बच्चे को जन्म दिया जो कि एक बेटा था। इस समय आमिर ने उसके साथ सब कुछ ट्राई कर लिया था, और उसको हर आदमी के साथ उसकी फैमिली में बेड शेयर करना पड़ा। उसके फादर, उसके अंकल, ब्रदर्स, कजन्स और फ्रेंड्स, किसी को नहीं पता कि वो बच्चा किसका था। आमिर जो को तो क्लियर था कि दोनों बच्चे जो हैं वो एक ब्रथल में जाएंगे। बास्टर्ड्स का उनकी फैमिली में कोई भी जगह नहीं है। अब पर्पस अनुष्का का खत्म हो चुका था। एक और वुमेन जो नॉन बिलीवर की थी, उसको एक लेसन पढ़ाया, सबक सिखाया गया। अब उसको सही जगह दिखाई गई जो एक मूर्ति पूजक को दिखाई जाती है। कौन केयर करता अगर उसे कन्वर्टेड करा गया प्रेशर में। उसने एक बार रिबेल करा, और ये तो उसकी लाइफ टाइम की पनिशमेंट के लिए इनफ था। अब पूरी लीनियज जो आइडोलेटर्स की थी उसे टर्मिनेट किया कर दिया गया। एक मूर्ति पूजक को सेक्स स्लेव बनाकर सालों तक रेप किया गया। और अब तो जो उसकी होली बुक है वो तो बड़ी खुश होगी, वो तो वहां पर उसको जन्नत मिलेगी हाईएस्ट ऑर्डर की। ऐसे आमिर जैसे फाइटर के लिए, ट्रू रिलीजन के फाइटर जिसने कि गंदे मूर्ति पूजकों को उनका स्थान दिखा दिया है। अब ये समय था मूव ऑन करने का। आमिर जो है उसके कमरे में एक बार लास्ट बार गया, वो वहां लेटी हुई अपने ब्रेस्ट फीड कर रही थी अपने बच्चे को जो कि 2 महीने का था। आमिर ने उस बच्चे को एक तरफ पुश करा और उसके ब्रेस्ट को सक किया।
तो उसने अपोज किया अपने बच्चे के लिए जो कि रो रहा था, तो उसने कोई बॉदर नहीं किया और उसने उसके साथ एक बार फिर से अंदर पेनिट्रेट किया, मतलब सेक्स किया एक लास्ट बार। फिर उसने याद किया कैसे प्रॉफिट ने उसकी वाइफ को चेस्ट पे मारा था, और अब उसे भी इस बेस्ट मैन को की सुन्नत को फॉलो करना था और ब्राउनी पॉइंट्स लेने थे मृत्यु के बाद। तो उसने उसके निपल को काटा और अपने दांतों से इतना हार्ड कि उसका जो निपल का एक अंश है जो उसके ब्रेस्ट से निकल के गिर गया, और खून जो है एक फाउंटेन की तरह जो है बहने लगा, और वो इतने अनबियरेबल पेन में रोने लगी। आमिर जो है वो बड़ा स्माइल कर रहा था और उसका फेस जो है वो ब्लड से रेड हो गया था, और उसने परमानेंट मार्क दे दिया था उसके चेस्ट पर एक लाइफ टाइम के लिए, जैसा कि एक मूर्ति ने एक बार किया। मूर्ति ने नहीं, सॉरी, जैसे कि उसके मोहम्मद ने किया था कि अल्लाह जो है उसके चेस्ट पर लिखा हुआ था। और उसमें दो स्क्रीन जो है और भी लाउडर और लाउडर होती गई, तो एसएमएस अलर्ट आया, तलाक 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 का मैसेज का, आमिर का अनुष्का के फोन पर, जो उसकी चीखों में दब गया। ये 22वां चैप्टर खत्म हुआ। अब खाली 2 चैप्टर रह गए हैं, 23वां और 24वां। 23वां चैप्टर है रेवलेशन, कि टीआईए को फाइनली जो है उन्होंने आमिर को पकड़ लिया। अनुष्का जो थी वो उसकी तीसरी बीवी थी। उसने 2 अनुष्काओं का पहले और जो है जीवन बर्बाद किया था। वो पार्ट था एक रैकेट का जो कि विमेन को ट्रैप करता था, जो दूसरे धर्मों की होती थी, और उनको धर्मांतरित करता था और पैसे बनाता था। और ये भी पता चला कि जो लोकल एमएलए था, जो एमएलए था उस कम्युनिटी का, ये सच्ची घटना है, वो मिस्टर अंसारी, यहाँ नाम थोड़े चेंज कर दिए हैं लेकिन घटना सही है। वो एक कट्टर था अपने रिलीजन का, और वो डांडिया, होली और दिवाली नाइट जो है ऑर्गेनाइज करता था। तो देखो ये मुसलमान एमएलए जो दिवाली, होली, डांडिया ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें वो हिंदू लड़कियों को फ्री गिफ्ट देता था। और ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज जो है इन सब रातों में जो है अंसारी कम्युनिटी के सारे आदमियों के की बनी होती हैं। और ये यही कम्युनिटी है जो इतना हिंदुओं के मंदिरों और उनकी मूर्तियों और उनके पूजाओं से नफरत करती है। यही कम्युनिटी है जो मूर्ति पूजन को एक बहुत भारी पाप समझती है और मूर्ति पूजकों को सबसे वर्स्ट ऑफ क्रिएचर समझती है। और यहीं के लड़कियों के लिए ये स्पेशल गिफ्ट सारी रात जो है देते हैं। और हर साल ये हर सीजन में डांडिया ऑर्गेनाइज करता था। 15 से लेकर 20 अनुष्काओं को ये पेयर करता था आमिरों के साथ। ये जो लड़का जैसे आमिर है, इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स के साथ। और इस एमएलए के जितने भी मतलब मुसलमान आदमी होते थे कम्युनिटी के, वो सारे इनके इन फंक्शनों में जाते हैं। और वो ये सारे फंड जो हैं वो अनुष्काओं को इम्प्रेस करने के लिए देते हैं। 20 केसेस में एटलीस्ट 14 से 15 जो हैं वो तो फंसेंगी ही। 20 में से 14-15 हिंदू लड़कियां फंसती हैं। ये इतना भारी रेशियो है। और आमिर जो है वो तो चाची सबीना को महीनों से देख रहा था, जब वो बीमार पड़ी है सुशांत के इलनेस से बहुत पहले से। आमिर के पास, जो आपको पता है ना, चाची के हाथ में बाजूबंद में एक ताबीज दिया था फकीर, जो उसने बांधा था, ऐसे उसके पास कई ऑलरेडी थे, और उसके पास हैंडफुल थे, और वो राइट टाइम राइट प्लेस में देता था। जो फकीर था, ये सारी बातें जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने बाद में बताई। जैसे इसने अचानक से अपना बंधा हुआ बाजूबंद का वो दे दिया था ना जब सुशांत बीमार था। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि ये लोग कहाँ गए, सुशांत कहाँ गया, ये सब क्या हुआ। तो वो सब अब एनआई, ये जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, ये खुलासा कर रही है इस बात का। जो फकीर था अजमेर का, उसका ऑलरेडी आमिर के साथ लव ट्रैप्ड गैंग का वो मेंबर था। और वो आमिर उसको पहले ही बता देता था कि इनके घर में ये चल रहा है। तो जो फकीर था, ये जो
तो हिंदू महिलाएं सोचती है ना, बड़ा चमत्कार कर दिया, पीर ने तो हमारे लाइफ के बारे में बता दिया, इनको कैसे पता चला, वो आंख पे पट्टी बांध के आया था फिर भी बिना देखे उसने सब कुछ बता दिया था चाची के जीवन के बारे में। तो ये आमिर ने उसको फोन करके बताया था, ये आमिर और उसका ही मेंबर था ये। और जैसा कि इंदिरा जी ने भांप लिया था, जब मैं बता रही थी, ये मुझे याद है इंदिरा जी ने कहा था ये फकीर भी मिला होगा, बिल्कुल वो मिला हुआ था। और ये जो डॉक्टर जैदी था वो भी इस गैंग का पार्ट था। और ऐसे हजारों डॉक्टर हैं जैदी की तरह जो इनोसेंट लोगों को अजमेर के फकीर के पास भेजते हैं और हिंदू लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे चाची थी, उसके हस्बैंड वाइफ बच्चे उसकी ये लोग सब जाते हैं दरगाहों पे, सोचते हैं हम अपने हस्बैंड के लिए, अपनी बीवियों के लिए, बच्चों के लिए, धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए और बहुत सारे डिजायर्स के लिए प्रे करते हैं। आमिर तो हेट करता था सुशांत से। सुशांत का मिसिंग केस कोई रैंडम नहीं था, आमिर ने उसका कत्ल कर दिया और उसको स्कूल से अबडक्ट कर लिया था। आमिर ना उसके स्कूल से लाता जाता था ना छोड़ने, इस आमिर ने एक दिन उसको किडनैप करके उसका कत्ल कर दिया था। और उसको उसने सिर काट के उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके, और कुरैशी का जो वो था ना बूचड़ खाना, वहां की जो वो थी ना जलने वाला वो जो क्या बोलते हैं उसे, तंदूर टाइप का, वहां पर उसकी फर्नेस जो जलती थी उसमें उसको जला दिया था, उसका सिर काट के और उसके टुकड़े टुकड़े करके। तो ये देखो, ये इसने इसके बच्चे के साथ किया। और चाची जो थी उसने बाद में आमिर के लिए एक बेटे को जन्म दिया था और उसको डाइवोर्स कर दिया आमिर में। आमिर ने जब उसने मना कर दिया कि वो उसके दोस्तों के साथ नहीं सोएगी, और फिर बाद में उसने माफी मांगी आमिर से, तो आमिर ने कहा ठीक है मैं तुम्हें वापस ले लेता हूं, अब तुम मेरी वाइफ नहीं होगी, तुम्हें एक और आदमी के साथ सोना पड़ेगा हफ्तों तक, फिर अश्योर करना पड़ेगा कि वो तुम्हें डाइवोर्स करे एज पर हलाला, और फिर वो दोबारा से आमिर से शादी कर सकती है। तो जो फकीर था ना अजमेर का, उसने हलाला का प्रोसेस करा चाची का और चाची से शादी कर ली। और इसके बाद उसके बाद तो कभी डाइवोर्स हुआ ही नहीं, क्योंकि फकीर ने मना कर दिया बुढ़े ने, क्योंकि उसको तो जवान ये लड़की मिल गई, वो क्यों डाइवोर्स करेगा उसको, तो उसने शादी कर ली उससे और उसको रिफ्यूज कर दिया डाइवोर्स करने से। और उसका बेटा जो उसका नया पैदा हुआ था आमिर के साथ, वो उसके साथ आमिर के पास आ गया और जिसको मदरसा भेजा गया और मदरसे में ही भर्ती कर दिया गया रिलीजियस एजुकेशन के लिए। अनुष्का की जो दादी माँ थी, अब अनुष्का के घर का हाल चाल क्या रहा आप ये सोच रहे होंगे, उसके माँ बाप का क्या हुआ, उसकी दादी माँ जो थी, दादी माँ तो हार्ट अटैक से पिछले साल मर गई। और वो तो ये न्यूज बर्दाश्त ही नहीं कर सकी कि उसकी जो प्यारी परी है उसने धर्मांतरण करा लिया है, किसी बाहर के आदमी से शादी कर ली है। और फिर दीपिका जो थी, वो जो उसकी बहन थी जो कि 16 साल वाली थी, उसका क्या हुआ, तो वो जो है उसको आमिर के गैंग ने किडनैप कर लिया। जैसे ही उसकी शादी हुई अनुष्का के साथ आमिर की, तो दीपिका को भी अबडक्ट कर लिया, उसको ट्रैफिक कर दिया गया हैदराबाद में, जहां पर उसका धर्मांतरण करके उसकी एक सऊदी शेख के साथ शादी कर दी 7 दिनों के लिए। और फिर उसको पूरे टाइम नंगा रखा गया और उसको एक चेन से बांध दिया गया होटल के कमरे में। और इसके बाद उसको सऊदी ले गए सेक्स स्लेव बनाकर एंजॉयमेंट के लिए। इसके बाद उसको एक ब्रोथल में, यूएई के एक ब्रोथल में बेच दिया। अनुष्का की मां ने सुसाइड कर लिया 2 हफ्ते जब उसकी फोर्स शादी कराई गई और दीपिका का एबडक्शन हो गया, तो अनुष्का की मां ने सुसाइड कर लिया। तो देखो हिंदू माँ बाप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये लोग मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, जब इनकी बच्चियों के साथ होता है तो बजाय स्ट्रांग होने के, अब यहाँ पर देखो हॉलीवुड की मूवीज जब इनके बच्चे किडनैप होते हैं तो ये तो और भी ज्यादा स्ट्रांग होकर उसको मजा चखाने का सोचते हैं। पर अपन हिंदू के लोग क्या करते हैं, हाय लोग क्या कहेंगे, हम मर जाते हैं, हमारी बच्चियों के साथ ऐसा हो गया तो हम मर जाते हैं, सोसाइटी को क्या मुंह दिखाएंगे, हम मर जाते हैं। ये लोग ये सोच रखते हैं। अनुष्का के पिता का क्या हुआ, वो पागल हो गया और वो ओल्ड दिल्ली की गलियों में घूमने लगा, अपनी दोनों बच्चियों की तस्वीरें दिखा दिखा के पागलों की तरह फिरता है पुरानी दिल्ली में।
ये हुआ जो है हिंदू माँ बाप का ये, और हिंदू दादी का ये घर का ये हुआ। और मुझे इसमें दादी पर ये भी गुस्सा है, जब शुरू शुरू में ये आमिर से मिली थी और इसने दादी से अकेले में ये क्वेश्चन पूछा था धर्म का, तो दादी ने नहीं बताया, उसने कहा सारे धर्म अच्छे हैं। तो ये हमारी शिक्षा है जिस वजह से आज हम लोग इस नतीजे पे पहुंच गए हैं। अब मैं आखिरी चैप्टर पढ़ रही हूँ, 24वां, ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद मैं एक लिंक दे दूंगी अगर कोई इस बारे में बात करना चाहेगा तो। डायरी ऑफ अनुष्का है, कन्फेशन सबीना के और आमिर के, और टीआईए के इन्वेस्टिगेशन है, सब कुछ रिवील कर दिया। पर अनुष्का कहाँ थी किसी को नहीं पता। टीआईए में जो लास्ट कोऑर्डिनेट्स थे वो थर्ड डिग्री, उसके बारे में पता चला जब आमिर को थर्ड डिग्री दी गई। जब उसने उसको डाइवोर्स कर दिया तो उसको एक अरब शेख के साथ हैदराबाद में एक रात के निकाह में बेच दिया था, किसी ने उसको इसके बाद नहीं देखा था। एक और अनुष्का चली गई। अब जब से मुगल एरा हुई है तब से क्या बदला है, जो राजकुमारियों की डोलियां निकलती हैं, महिलाओं की और लड़कियों की, तब वो जाती थी लड़कियों की, मतलब मुगल एरा में मुगलों के पास हमारी राजकुमारियां, महिलाओं, लड़कियों की डोलियां जाती थी। राजकुमारियां, महिलाएं और लड़कियां जो है आज भी जा रही हैं। इससे क्या बदला है जब के जमाने से और अब के जमाने में? एक चीज, अब हमें नहीं पता कि हमारी प्रिंसेसेस कहाँ हैं। मुगलों के यहाँ जाती थी रखेले बनके, तो हमें पता था कि भाई मुगल के पास है वहां पर बंदी। अब और तब में खाली ये फर्क है, अब हमें नहीं पता कि लड़की गई कहाँ। और बहुत दूर इंडिया से एक एक महिला जो है अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, क्योंकि उसकी चेस्ट में से खूब खून निकल रहा था। वो आधी नंगी पड़ी थी किसी रॉयल पैलेस में सऊदी में। उसके पास एनर्जी भी नहीं थी कि वो रोए। एक शेख ने उसको पनिश करा था कि उसके फीचर्स इनकम्प्लीट हैं। उसने उसको एक सेक्स स्लेव की तरह खरीदा था इंडिया से, लेकिन उसका एक निप्पल मिसिंग था। और जिसको कि उसके एक्स हस्बैंड के साथ ब्रूटल असॉल्ट में कर दिया था, अब उसके पास कोई ब्रेस्ट नहीं थे। शेख ने जो है अपने हाथ धो लिए, उसने एक लंबा सा डैगर जो है ब्लड का, उससे उसको पनिश करा था, और उसने कहा इसको डंप कर दो। और अपने बाकी स्लेव से कहा कि इसको डंप कर दो। और एक लायन का केज जो है वो ऊपर से खोल दिया गया, और एक वुमेन की स्क्रीम्स जो है वो साइलेंस कर दी एक गरजते हुए शेर ने। और कहीं इंडिया में क्या चल रहा था, एक प्रियंका अपने आप को शीशे में देख के बोल रही थी मैं तो कितनी सेक्सी हूं, मैं अपना टॉप ठीक कर लूं, ये साइज मेरे लिए ठीक है, ये तो डिसेंट फैमिली ड्रेस है, मैं अपना सिर टिल्ट कर लूं, थोड़ा सा अपने अट्रैक्ट कर लूं अपने लव को। और मेरा सलमान तो फर्क है, वो तो नॉटी है पर वो डिसेंट है, वो मुझे प्यार करता है, मेरी बॉडी को नहीं, वो तो मुझे मेरे अंदर को देखता है, वो तो मेरा है। तभी फोन बजा और वो तो उसका सलमान था। उसने कहा अरे तुम तो बड़े नॉटी बॉय हो, तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? प्रियंका बोली हेलो। तो कॉलर बोला देखो तुम्हारी लाइफ डेंजर में है। और बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास। एक है इस किताब में लिखा है कि ये थोड़े से 100 केसेस हैं अब तक जो उसने लास्ट में, किताब खत्म हो चुकी है। और आपको अनुष्का का भी पता चल गया, उसकी बहन दीपिका का, उसकी पूरी फैमिली कहाँ पर क्या हुआ, सबका पता चल गया। अभी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो बताइए। और मैं आपको एंड में ये बता दूं, ये इस किताब का अपेंडिक्स है जो बताता है कि थाउजेंड्स ऑफ लड़कियां अभी भी मिसिंग है। और ये बहुत सारे केसेस हैं जो ऑथर ने अभी विटनेस किए हैं। एक है टीना शर्मा जिसका नाम बदल दिया गया है, ये नेशनल लेवल शूटर है इंडिया की।
जिसने जो है शादी करी मंजीत सेठी से, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है उसकी फैमिली के प्रेजेंस में। शादी के बाद मंजीत ने बताया कि उसकी रियल आइडेंटिटी थी शकीबुल हसन खान, जिसने अपना नाम ये रख लिया था। जिसने अपना नाम मंजीत रख लिया, एक्चुअली में उसका नाम शकीबुल हसन खान था। उसको टॉर्चर किया गया 1 महीने से भी ज्यादा। उसको एक डार्क कमरे में लॉक कर दिया, उसके जो है सिगरेट के वो जलाए गए उसके फेस पर, और उसको कुत्ते की तरह लेफ्ट ओवर्स दिए गए खाने के लिए। और जो माँ थी खान की, इस शकीबुल हसन खान की जो माँ थी, वो बड़ी एक्टिवली इन्वॉल्व थी। ये जो लड़की है जिसका नाम बदल के अभी टीना रख दिया, हिंदू लड़की, इसको टॉर्चर किया गया क्योंकि इसका बिलेवेड हस्बैंड चाहता था वो इस्लाम में धर्मांतरित हो जाए, और उसने रिफ्यूज कर दिया। वो नेशनल लेवल की शूटर थी ये लड़की, इंडिया की। और ये रिपोर्ट करा गया कि खान को बहुत सारा पैसा दिया गया जिहादी ऑर्गेनाइजेशन ने कि तुम इससे शादी कर लो और बाद में इसको कन्वर्ट कर लेना। उसको प्रेशराइज किया गया कि वो अपने एलिगेशंस वापस ले और किसी को भी किसी रिलीजियस एंगल से रिफ्यूज कर दे। और कोई लीगल एड नहीं दी गई उसको। और इंडियन मुस्लिम लीडर्स और इस्लामिक क्लरिक्स जो है उस रकीबुल हसन के सपोर्ट में खड़े रहे। और अब इस लड़की के पास न तो कोई कैरियर है, इसका शूटिंग कैरियर खत्म हो गया, इसकी फैमिली और फाइनेंशियल सपोर्ट, ये फिर भी अभी जस्टिस के लिए लड़ रही है। एक और केस है, एक बेचारी इनोसेंट लड़की मनीषा, जिसका नाम बदल लिया गया है, आगरा की लड़की है। वो अपना बुटीक चलाती थी। उसको राम कुमार नाम के एक लड़के से प्रेम हो गया, राम कुमार नाम भी चेंज है। और वो तिलक लगाता था अपने माथे पर। 5 साल बाद मनीषा जो है फिजिकली इन्वॉल्व हो गई इस लड़के के साथ। और जब ये इस लड़के ने कहा शादी कर लो, तो इसको बहुत ही सरप्राइज मिला कि उसका जो ये राम कुमार था, ये फरहाद खान था, जो इतने सालों से तिलक लगाकर मंदिर जा रहा था और एक हिंदू की तरह बिहेव कर रहा था। मनीषा को इतना शौक हुआ और उसने कहा कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी। और इससे जो है खान जो है इतना ज्यादा वो हो गया, इसने इसको धमकी दी कि मैं तेरी प्राइवेट इमेजेस और वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। और उसने उसे धमकी दी कि मैं तेरा एसिड भी फेंक दूंगा जिस फेस ने मना करा है इस्लाम से मैं धर्मांतरित करने को, और नहीं तो तू अपना केस वापस ले। और खान को भी बहुत पैसा दिया गया था कि वो काफिर लड़कियों को ट्रैप करे। और ये एक ही है जो थाउजेंड्स उसने ट्रैप करी, और नॉन मुस्लिम लड़कियां। गवर्नमेंट थी, यूपी गवर्नमेंट, उसने उस समय मना कर दिया इंटरवीन करने को। और जो लोकल ह्यूमन राइट ग्रुप है वो उस बेचारी की हेल्प कर रहे हैं जस्टिस के लिए। एक और केस है, वो एक हिंदू लड़की है कलकत्ता की, उसको काशिफ नाम का एक आदमी मिला फेसबुक पर। और वो उसकी फोटो देखकर बड़ी इंप्रेस हो गई। उन्होंने आपस में नंबर अदला बदली करे और अफेयर चालू हो गया। और काशिफ ने उसको बहुत बार रिक्वेस्ट करा कि वो पटना आए उससे मिलने के लिए। और फिर वहां पर उसने उसके साथ सेक्सुअली हरासमेंट किया होटल रूम में। और उसने उसे मजबूर किया कि वो इसको पुलिस में रिपोर्ट ना करे और वो उससे जल्दी ही शादी कर लेगा। जब वो वापस कलकत्ता आई तो उसने देखा कि वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, और उसके जो होटल के कमरे के इंसिडेंट को उसने रिकॉर्ड कर लिया है। वो वापस गई पटना और उसको जो है गिड़गिड़ाई कि मेरे से शादी कर लो। इसके बाद तो अगला राउंड ऑफ सेक्सुअल हेरासमेंट हुआ। इसके बाद वो उसको अपने माँ बाप के पास ले गया, फिर उसने इस्लाम में धर्मांतरित हो गई। और जब मुस्लिम बन गई तब भी ये इनफ नहीं था, काशिफ और उसके इन लॉज जो है वो उसको तंग करते रहे, उसको बीफ खाने पे मजबूर किया, उसको उसका हिंदू फेथ अब्यूज किया, उसको मेंटली हैरेस किया। और जब उसको करेज आई तो उसने अपनी माँ को बताया कलकत्ता में, तो उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी पुलिस स्टेशन में, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज तक वो अक्यूज जो है अरेस्ट नहीं हुए हैं। चौथा केस, एक भारती नाम का लड़की है जिसको कि एक उसके पड़ोसी वसीम जो है उसने उसको फंसा लिया उसके फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में। और वो उसको इस्लाम की अच्छी बातें बताने लगा, और उसने उसके लिए जॉब भी ढूंढ दी मदरसे के पास। और मदरसा का जो हेड था उसने उसको इमीडिएटली एक हिंदू लेडी को, जिसको कि इस्लामिक स्टडीज की कोई नॉलेज नहीं है, उनको सारे और कैंडिडेट से बाईपास कराकर और उसको जॉब दे दी। और इसके बाद मदरसा के हेड अताउल्ला ने गैंग रेप करवाया।
और जो गांव का प्रधान शदाब था और उसका दोस्त वसीम, इन तीनों ने मिलकर उसको गैंगरेप करा और उसको मदरसे में एक कैप्टिव की तरह रखा, और हापुड़ यूपी में, और वहां पर उसको रेगुलरली गैंग रेप करते गए और उसको इस्लाम में कन्वर्ट करने को मजबूर कर दिया। वो प्रेग्नेंट भारती को अस्पताल ले जाया गया मुजफ्फरनगर में, जहां पर उसका जो है फेलोपियन ट्यूब का ऑपरेशन हुआ, रिमूवल हुआ। इसके सर्जरी के रिमूवल के बाद उसको कैप्टिव रखा गया मदरसा में, मुस्तफा कॉलोनी में, जहां पर उसको उनकी इरादे पता चल गए कि ये उसको गल्फ में बेचने वाले हैं गुलाम की तरह। तो उसको ये भी पता चला कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो इसी तरह भेजी गई हैं, तो उसने जो है वो भाग गई और किसी तरह मेरठ में अपने रिश्तेदारों से मिली। वहां पर उसने कोर्ट को बताया कि उसको कैसे बीफ खाने को मजबूर करते थे मुजफ्फरनगर मदरसा में, और उसको ल्योर करा गया कि वो एक्सेप्टिंग इस्लाम ड्यूरिंग रमजान इज हेवनली ये शब्द बोले, और उसको धमकी दी गई कि उसके भाई को मार देंगे अगर वो कन्वर्ट नहीं होगी। इसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने जो है मना कर दिया इस केस के बारे में, और सूडो लिबरल गैंग ऑफ इंडिया जो है उसने रिफ्यूज कर दिया इसको सपोर्ट करने पे। इसके बाद पब्लिक में आउटरीच हुआ और प्रेशर मिला पॉलिटिशियंस का डिफरेंट पार्टी से, तो यूपी पुलिस ने फिर इस दबे हुए केस को उठाया, और अब लड़की जो है वो अपने रेपिस्ट के ही पास है। उसने जो है अपना नैरेटिव बदल दिया है प्रेशर में आने के बाद। पांचवा केस एक हर्षिता सैनी का है, जिसका नाम बदल दिया, ये चकेरी की है यूपी से। वो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी कोचिंग में, और सिटी बस में हर दिन ट्रेवल करती थी, और उसके बस में ना एक फ्रेंडशिप हो गई पप्पू सैनी के साथ, और दोनों में प्यार हो गया। एक दिन हर्षिता ने देखा ड्राइविंग लाइसेंस पप्पू सैनी का, तो उसको बड़ा शौक हुआ कि उसका असली नाम तो इरशाद खान है। तो उसने सोचा कि मैं इससे तोड़ लूं, तो उसने जो है खान को बुलाया लास्ट टाइम, नहीं मतलब उसने सोचा तोड़ लूं, तो जब ये उसको समझ में आ गया तो खान ने कहा एक बार मेरे से मिलने आ जाओ, और फिर उसको एक कोल्ड ड्रिंक दी और उसमें उसने मिला दिया, और उसको अनकॉन्शियस करके सेक्सुअली हरास करके उसकी ऑब्जेक्शनेबल तस्वीरें खींच ली और उसको ब्लैकमेल करने लगा। इसके बाद उसको एक जॉब मिल गई बैंक में, वहां पर वो उसको जबरदस्ती फोर्स किया गया कि इससे शादी करे नहीं तो उस पर एसिड फेंक देगा। बाद में उसकी फैमिली ने कंप्लेंट फाइल करी चकेरी पुलिस स्टेशन में। खान ने अपना केस फर्स्ट सेशन पहले सेशन कोर्ट में लूज कर दिया, फिर बाद में हाई कोर्ट में। ये पहली बार था जब किसी ने उसको कन्विक्ट किया था ऐसे टेररिज्म के लिए, कि भाई इसने एक लड़की की लाइफ को डिस्ट्रॉय किया, उसको ब्लैकमेल किया, उसको धमकी दी मारने की, और उससे उसको खाली 3 साल की जेल मिली और 5,000 रुपए की पेनल्टी मिली बस। भगवंत कौर छठा केस, इसका नाम भी बदल दिया गया। उसने अपने हस्बैंड को खो दिया था 2012 में, और वो अपनी बेटी के साथ जलंधर में रहती थी। कुछ टाइम पहले कोई शमशाद अहमद है, उसने अपना नाम बदल के, वो रेसिडेंट था आनंद नगर का, इनके बीच में दोस्ती हो गई और एक दिन शमशाद ने उसको प्रपोज कर दिया, और वो तो खाली गुड फ्रेंड थी तो उसने उसको रिफ्यूज कर दिया। बाद में उसकी माँ और उसकी बहन भी आए और उन्होंने कहा कि भाई शादी कर लो शादी कर लो, प्रेशर किया तो उसने दोबारा रिफ्यूज कर दिया। फिर एक दिन शमशाद ने उसको रेप करा और उसने कहा कि तू पुलिस के पास मत जा, मैं तेरे से शादी कर लूंगा। इसके बाद उनके बीच में रेगुलर अफेयर हो गया। इसके बाद वो उसके साथ रेगुलर फिजिकल रिलेशन बनाता था और उसको झूठ झूठ बोलता रहा शादी करेगा। एक दिन उसको पता चल गया कि शमशाद तो ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ। तो जब उसने पूछा उससे तो उसको आंसर मिला कि रिलीजन तो पॉलीगेमी अलाउ करता है और उसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा और दूसरी तीसरी बीवी के साथ रहना पड़ेगा। तो उसने रिपोर्ट कर दिया इंसिडेंट पुलिस को और अभी भी वो जस्टिस का वेट कर रही है। सातवां केस कृतिका का है, उसका नाम बदल दिया गया है। वो एक कंपनी में काम करती थी, जब वो गुड्डू शुक्ला से मिली उनको प्यार हो गया। गुड्डू जो है उसके साथ फिजिकल हो गया जब, और उसको शादी का बहाना किया कि एक दिन शादी कर लेगा। एक दिन उसने देखा कि वो प्रेग्नेंट है तो वो कृतिका जो है उसको पुश करने लगी शादी करने के लिए। तो गुड्डू शुक्ला के बारे में पता चला, वो तो वकार खान है। कृतिका ने एक फाइल कर दी पुलिस कंप्लेंट और खान जो है वो रन पे है तब से, और गर्ल जो है वो अकेले केस लड़ रही है। आठवां केस जो है एक लड़के के बारे में मुश्ताक अली, जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर
एक हिंदू लड़की से शादी करी। अली जो है पहले से ही शादीशुदा था और ये उसने छुपाया अपनी पहली बीवी से भी। और इसके बाद शादी करने के बाद लड़की को पता चला इस बारे में तो उसने कंप्लेंट फाइल की। तो जो गुजरात हाई कोर्ट का जज है उसने कहा कि तुम अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को छिपा कर एक हिंदू लड़की से शादी करी है, तुम ऐसा एक जुर्म कैसे कर सकते हो। और जज ने उसकी प्ली बेल जो है वो रिजेक्ट कर दिया और उसने कहा मैं तुम्हें बेल कैसे दे सकता हूँ, तुम तो पहले से ही शादीशुदा थे और तुमने एक हिंदू लड़की को ट्रैप किया, अपनी आइडेंटिटी छुपा के चीट किया उसको। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के क्रिमिनल्स को फ्रीली सोसाइटी में घूमने नहीं देना चाहिए, ये क्राइम है एक सीवियर नेचर का और ऐसे केस में बेल नहीं मिलनी चाहिए, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नौवां केस है एक मौसी और उसकी या फिर एक बुआ और भतीजी का जो कि आगरा में रहती थी। तो दो लड़के थे अकरम और उमर, दोनों के नाम चेंज कर दिए गए, मुजफ्फरपुर से यहाँ आए और जो है पड़ोस होने के वजह से इनमें आपस में अच्छी तरह जो है गुड टर्म्स हो गई। तो लड़कों ने अपने आप को अपना असली नाम छुपा के राम और श्याम बताया और तो इनके बारे में कुछ वरी करने की बात ही नहीं थी। 11 अगस्त की दोपहर को दोनों लड़कों ने जो बुआ और भतीजी दोनों का रेप करा और जो भतीजी उसको किडनैप भी कर लिया। बाद में 40,000 रुपए फिरौती मांगी लड़की को छोड़ने को। विक्टिम्स ने जो है पुलिस के पास गए और इसके बाद उनको एक मतलब बोला गया कि हम करेंगे इसमें कार्रवाई। 10वां केस रिया का है जो कि आगरा में रहती है और 13 साल की थी जब एक बॉयफ्रेंड ने उसको कन्विंस किया कि तो हम भाग चलते हैं, एक अच्छी से जीवन बिताएंगे। बाद में पता चला लड़की को कि जो लड़का है वो तो हिंदू नाम के पीछे छुपा हुआ शमसुद्दीन है हाथरस का। और लड़की ने फिर अपनी कांटेक्ट किया अपनी फैमिली से और उनके कंप्लेंट पे उसको पॉस्को एक्ट में कर लिया गया। बताओ 13 साल की बच्ची है। मेडिकल एग्जाम से पता चला लड़की 2 महीने से प्रेग्नेंट है। 11वां केस जो है हिमानी नाम का है जो एक सिरसा की रहने वाली हरियाणा जाने वाली एक स्कूल गोइंग गर्ल थी। अब देख लो प्रवीण चौधरी जी, यहाँ पर हरियाणा वाली लड़की के बारे में बताया जा रहा है जो सिरसा की रहने वाली थी। एक लड़का था मोहम्मद हक जिसने अपने आप को राधे श्याम नाम बताया और उसके साथ जाने लगा स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन में। और एक दिन जब हिमानी जो है अपने घर आ रही थी स्कूल से वापस तो मोहम्मद ने उसको किडनैप कर लिया, उसको पास की दरगाह में ले जाकर रेप करा। उसके बाद उसको दिल्ली ले गया जहां पर उसको कई बार रेप करा, गैंग रेप करा और फिर उसको धर्मांतरित करा दिया इस्लाम में। इसके बाद उसकी जबरदस्ती एक मुख्तार नाम के आदमी से शादी करा के उसको जबरदस्ती बुर्का पहनाया और जब पुलिस ने उसको रिकवर करा तो वो बुर्के में थी। जो मोहम्मद था वो किशनगढ़ का रहने वाला था और बाद में पता चला कि उसने बहुत सारी और काफिर लड़कियों का रेप करा था और उनको धर्मांतरित इस्लाम में करवाया था। 12वां केस एक जिहादी का है जिसने एक मासूम बच्ची को गाजियाबाद में जो है उसकी लाइफ रुइन कर ली और उसने जो है उसको न केवल टॉर्चर किया लेकिन उसकी साथ जो बेटी थी उसको भी उसकी बेटी को भी लस्ट में फंसा लिया, उससे शादी कर ली फेक नाम में और बाद में उसने अपने रंगत दिखाए और अभी ये किस्सा कोर्ट में है। 13वां जो है विक्टिम भारती जो है अजमेर से थी राजस्थान से, उसने वसीम खान कोटा से कर ली। विक्टिम और लड़का दोनों सेम कॉलेज के थे। लड़की ने अपने सीनियर को इन्फॉर्म किया कि बॉय जो है वो उसको इल ट्रीट करता था और उसके फिजिकल रिलेशनशिप थे। सीनियर ने उनकी काउंसलिंग करी 2.5 महीने तक, फिर वो इस ट्रैप से वापस आ गई और फुल कॉन्फिडेंस हो गया और उनके इंटीमेट जो है रिकॉर्डिंग्स थी, उसने वीडियो बनाए इस फिजिकल कांटेक्ट के और फिर उसकी विक्टिम की बहन को भी फंसाया और उसके सारे अटेम्प्ट्स फेल हो गए। वसीम खान ने अपने उसके सीनियर पर अटैक करा लेकिन जो है उसको मुकाबला भारी पड़ा और भारती जो है अब डेंजर से निकल गई है। 14वीं विक्टिम भाविया है, वो बिहार में रहती है। उस लड़का जो है मूसा मीशी नाम है, भव्या जो थी वो माइनर लड़की थी, मतलब अभी वो नाबालिग थी, वो भाग गई इस लड़के के साथ प्यार में, बाद में एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में आ गया। मूसा अब जेल में है, लड़की घर में है, उसकी काउंसलिंग चल रही है। 15वीं विक्टिम गीतिका है,
उसका लड़का रितेश एके मुश्ताक खान है, जो कि भिलवाड़ा राजस्थान से। दोनों विक्टिम और कल्प्रिट सेम सिटी में रहते थे। गीतिका एक बहुत अमीर खानदान की थी। खान ने उसको बोला कि वो हिंदू है और उसको चीट करा। बाद में उसे पता चल गया, तो वो पहले तो कोचिंग क्लास में मिले थे, बाद में उनका फिजिकल रिलेशन हो गया, और उसने उसको उल्लू बनाने के लिए मंदिर में भी जाकर फूल चढ़ाता था, और उसने उसकी फैमिली को नहीं बताया, और कभी भी अपनी फैमिली को उसके बारे में नहीं बताया, ना इंट्रोड्यूस कराया। और उन्होंने सोचा कि वो घर से भाग जाएंगे शादी के बाद। लॉन्ग काउंसलिंग सेशन के बाद लड़की ट्रैप से बाहर आ गई है। 16वीं लड़की जो है सृष्टि दास है। ईमान नाम का आदमी था, वो हिमाचल में रहता था। उसने पहले तो फेक फेसबुक प्रोफाइल बनाया सृष्टि का, फिर उसके ये देखो, ये मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। फिर उसके एक किसी का न्यूड मॉर्फ्ड पिक्चर उसने मेरी तस्वीर के साथ लगाई थी, पता है। इसने भी यहाँ पर करा, मेलाइंड हर विद न्यूड मॉर्फ्ड पिक्चर्स एंड डर्टी पोस्ट एंड कमेंट्स अबाउट हर इन पब्लिक। गर्ल जो है ट्रोमाटाइज हो गई, फैमिली और विक्टिम जो है वो डर गए, क्योंकि वो एसिड अटैक की धमकी दे रहा था। अब जो है वो उसकी काउंसलिंग चल रही है, लीगल और पुलिस एड उसको प्रोवाइड करी जा रही है। 17वीं विक्टिम मेनका भसीन है। वो 14 साल की है, 9th क्लास में पढ़ती है दिल्ली में, और उसका एक लड़के के साथ अफेयर हुआ। आकार शर्मा था, फेसबुक पे मिला था। उसने लड़की को अगवा कर लिया और उसको बेच दिया वेश्या घर में, और उसको सर्च करा गया ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने और पुलिस ने, और जम्मू से वो लड़की रेस्क्यू करी गई 1 हफ्ते बाद। 18वीं लड़की श्रेया है, जो झारखंड की है। वो 9th स्टैंडर्ड की लड़की थी, उसको किडनैप कर लिया शहीर ने और उसके दोस्तों ने झारखंड के एक गांव से। लड़की की फैमिली को थ्रेटन करा और ट्रॉमेटाइज किया, और उनकी पॉलिटिकल बैकिंग भी थी। फिर भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने जो है लीगल और पॉलिटिकल हेल्प दिया। उसको सूरत गुजरात से बचा के रीयूनाइट करा गया उसकी फैमिली के साथ। 19वीं विक्टिम ज्योति है। उसको 27 साल की थी, छत्तीसगढ़ की। उसने अग्निवीर को कांटेक्ट किया और उसको बताया कि उसका बॉयफ्रेंड जो है उसको हिजाब पहनने को फोर्स कर रहा है, तो उसको वो ये पूछना चाहती थी कि क्या आप ऐसे रिलेशनशिप में भी लव देख सकते हैं, या उसको अपने आप को बचाना चाहिए। तो अग्निवीर ने उसका काउंसलिंग करी है, और आज वो लड़की जो है हैप्पी लाइफ लीड कर रही है, उससे छुटकारा पा लिया है। 20वां केस एक सुकृति मिश्रा का है, जो कि एक रकीबुल इस्लाम के साथ फंस गई असम में। लड़की को उस लड़के ने किडनैप कर लिया, जो कि एक बिजनेसमैन था, और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और अग्निवीर ने इनको बचाया और उसको रीयूनाइट किया। अब वो काउंसलिंग उस लड़की की चल रही है। ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैं। और यहाँ पर देखो, मेन बात हमको क्या लेसन मिलता है, मैं इसी से बंद करूंगी ये कहना कि सबसे पहले तो माँ बाप के लिए कि वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में अवश्य बताएं, और अपने धर्म के बारे में भी बताएं बच्चियों को। ये उनका मुख्य कर्तव्य है। संतान पैदा करके छोड़ नहीं देना, स्पेशली अपने घर में। अपने अभी इस कहानी से हमें कई सारी बातें पता चली हैं। पहली बात तो इसके माँ बाप लड़की के चले जाते थे, और वो अकेले घर में इस लड़के के संग करती थी सेक्स, है ना। तो एक तो ये बात। दूसरी बात कि वो एक सेकेंड, तो हमने इस कहानी से क्या क्या सीख ली है, इस पर मैं एंड करूंगी। पहली सीख तो यह है कि माँ बाप को रिलीजन के और इसके बारे में बताना चाहिए अपने बच्चों को। दूसरी बात यह है कि हम क्या बोलते हैं, माँ बाप इसके लड़की के हमेशा घर से बाहर रहते थे, कभी चले जाते थे घर में, बच्चियों को अकेले छोड़ जाते थे। तो अपने बच्चों को कभी अकेले मत छोड़ो। ये मत कहो एक दिन बाद तुम लोग आ जाना, अपने साथ ही रखो हमेशा। क्या फर्क पड़ता अगर माँ एक दिन बाद चली जाती तो। बच्चियों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी बात ये कि जो विधवा जो उसकी चाची थी, जो इतनी यंग थी, उसको उसकी दोबारा शादी करानी चाहिए थी। हम आपस में एक दूसरे हिंदुओं का ख्याल रखेंगे तभी तो हमारी जो है ये प्रॉस्पर करेगी। हम लोग एक दो बच्चे करते हैं खाली, और जो विधवाएं हो जाती हैं उनकी भी दोबारा शादियों का नहीं सोचते, उनके बारे में नहीं ख्याल करते कि उनको अकेलापन ना लगे। हम उनको बस छोड़ देते हैं। हम हमेशा अपनी लाइफ से इंटरेस्टेड रहते हैं, इस वजह से हम संकुचित होते जा रहे हैं, और ये लोग जो है ब्रीड करते ही चले जा रहे हैं।
तो हमें जो है अपनी विधवाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, उनको अकेलापन ना लगे, हो सके तो उनकी शादी करा दे। और चौथी बात ये है कि जब भी कोई लड़की जो है किसी लड़के से फंसती है, तो उसको अपने जो है चरित्र होना चाहिए। चाहे आप कितना भी फंस जाओ, मैं इतने साल अकेली रही, इतने साल अकेली रही, और मेरे को जो लड़का मिलता वो मेरे साथ रह के, यहाँ पर जो कस्टम है उसके हिसाब से रह के करना चाहता था शादी, लेकिन मैं नहीं ऐसा करना चाहती थी, और मेरे को बहुत साल लग गए, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो मेरे हस्बैंड के साथ इसलिए करी क्योंकि मैंने उसे मना लिया कि हम शादी पहले करेंगे और बाद में सेक्स। तो इस वजह से जो है ये लड़कियां जो है चरित्रहीन हैं। ये यहाँ पर मैं सॉरी टू से कि ये चरित्रहीन ही लगी कि ये लड़कों से मिल रही हैं नवरात्रि की रात में और फिर होटल में जा रही है। मतलब कि इतनी गिरी हुई ये बात है कि किसी अनजान लड़के के साथ आप होटल में जा रही हैं। अरे मैं कहती हूँ अनजान ना भी हो, आपका दोस्त हो, कितने भी पुराना दोस्त क्यों ना हो, आप होटल के अकेले कमरे में उसके साथ क्यों जा रही हैं? और कितनी शर्म की बात है कि आपने इतना चरित्र नहीं दिया अपने बच्चियों को कि वो बिल्कुल, और कैसे चरित्र आएगा पता है क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों को टोके ना, घर में जो है उनको खूब प्यार दे। जब घर में पिता से प्यार मिलता है बच्ची को, तो वो घर के बाहर प्यार नहीं ढूंढती। ऐसी बच्ची प्यार ढूंढती है जिसको घर में प्यार नहीं मिलता। अगर आप उसको हमेशा हर चीज में टोकेंगे, उसकी उसके ऊपर नजर रखेंगे, उसको दिखाएंगे तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती, तो वो घर से भाग जाएगी। तो आपको उसको बहुत प्यार करना है, और कि वो हर बात आपको आके बताए। मैं बचपन से अपने माँ बाप को बहुत सारी बातें बताती थी, चाहे कोई कुछ भी बात हो। तो इसलिए उनका जो है ट्रस्ट आपको हासिल करना है। मेरे पेरेंट्स मेरे को जो है कोई भी बात होती थी तो मैं अपने घर में आके बताती थी, वो लोग कुछ बोलते नहीं थे, मेरे को चुप रहते थे, लेकिन वो समस्या अपने आप सॉल्व हो जाती थी। मैं एक बार अपने कॉलेज से आ रही थी, तो मेरे बस स्टॉप पे खड़ी थी, तो मैं अपने बाल ठीक कर रही थी। तो एक लड़का है, बोला आपके हाथ कितने सुंदर है, मैं एक ना वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैंने सोचा इस मेरी तो कभी किसी ने तारीफ नहीं करी, ये तो मेरे हाथ की तारीफ कर रहा है, कितना अच्छा लड़का है। तो उसने मेरे को बोला और मैं ऐसे बनाऊंगा, आपको कुछ नहीं। मैंने कहा पर मुझे तो गाना नहीं आता। तो उसने कहा आपको गाना कुछ नहीं है, आप खाली अपने हाथ वाथ दिखाओगी, फेस भी नहीं आपका दिखाई दे, खाली हाथ और पैर दिखाएंगे। और उसने कहा तुम अपने पैर दिखाओ मुझे को। मैंने उसी वक्त अपने जो है ना सैंडल में से अपने खोल के उसको अपने पैर दिखाए। उसने कहा तुम्हारे पैर भी बड़े सुंदर है। मैं बड़ी खुश हुई, वाह, और मुझे पैसे भी मिलेंगे, तो मुझे इस बात से भी बड़ी खुशी हुई। तो उसने मैंने कहा ठीक है, मैं आप कल आना, यहीं पर मिलना मेरे को, मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगी आपको। तो उसका मुंह ऐसे ही रह गया। अगले दिन मैं ना अपने पेरेंट्स से पूछा, और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे, बस उन्होंने मेरी बात सुन ली। इसके अगले दिन मैं जब गई तो वो था ही नहीं, वहां पर आया ही नहीं। तो मैं बता रही हूँ आपको कि मेरे मेरे पेरेंट्स से मैं इतना ट्रस्ट फील करती थी, मैं उनको हर बात बताती थी। मेरे को कोई लव लेटर भी लिखे तो मैं अपने फादर को दे दूं जाके, इस टाइप की थी मैं। तो जो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पापा मेरे को इतना प्यार करते थे। तो जो लोग कहते हैं ना पापा की परी, बड़ा इस बात पे गुस्सा होते हैं। मैंने देखा यूट्यूब पे कई लोग बनाते हैं पापा की परी ऐसी है। ये मत सोचिए, ये तो गलत आपको सोचना है। पापा की परी होना अच्छा है, लेकिन उनको प्यार देने से ही वो बाहर नहीं प्यार ढूंढेंगी, ये साइकोलॉजिकल बात है। अगर आप घर में जो है, जो भाई है वो अपनी बहन को भी मूवी ले जाए, उसका भी ख्याल करे, अगर आप उसको टोकेंगे तो वो भाग जाएगी। एक दिन उसको लगेगा कि ये बाहर का बंदा मुझे ज्यादा प्यार कर रहा है, वो लड़का मुझे ज्यादा मुसलमान प्यार कर रहा है। चौथी बात यह कि जब आप किसी लड़की तो किसी के साथ आप शरीर मतलब अकेले में मिलो ही मत। जब मिलो ग्रुप में मिलो। और सबसे पहले तो वो लड़के का खतना देख के ही पता कर सकते हैं हम कि वो लड़का हिंदू है या मुस्लिम है। ये बात हाथ में मौली देखकर और इस तरह से सैफरन कपड़ा बांध के जैसे ये आ गया, और इतनी सारी जो हमारी हिंदू बच्चियां हैं उनको ट्रैप करते जा रहे हैं हिंदू नाम रख रख के, तो वो बच जाएगा। अगर आप पहले ही दिन उसको बोल तू नंगा होके दिखा मुझे अब तेरा खतना हुआ है कि नहीं। कोई बात नहीं। अगर तुम इतने बेशरम हो सकते हो कि तुम होटल में अकेले कमरे में मिल सकते हो, तो तुम उसको अपने आप को नंगा करने के बजाय उसको नंगा करके बोल कि तू दिखा, या तू मेरे भाई को दिखा नंगा होके कि तेरे तेरे खतना हुआ कि नहीं, तब मैं मानूंगी कि तू ये है, हिंदू है कि नहीं। यही एक तरीका है। और अपने घर में अपने माँ बाप को आश्वासन ले। अगर आप किसी चीज में फंस भी जाती हैं,
मान लो कि किसी लड़के ने इतना, अब जैसे ये लड़की इतना, अनुष्का इतना उसमें फंस गई और इतना सब कुछ हो गया, तब भी उसके माँ बाप तो कहीं नहीं गए थे। अपने माँ बाप को बता सकती थी कि मम्मी मेरे से एक गलती हो गई है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और मुझे माफ कर दो। ऐसे कहने में क्या चला जाता? तुम सुसाइड करने की सोच सकते हो पर अपने माँ बाप के साथ एक डांट नहीं खा सकते। तो ये बात है। तो प्लीज, दिनेश जी कह रहे थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस बुक इन जनरल पीपल्स नॉलेज, ऑल्सो प्लीज सजेस्ट विच कुरान विल बी बेटर टू कीप फॉर रेफरेंस। आई हैव 2 कुरान बट स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद देम। मैं तो कहती हूँ कुरान जैसी गंदी अरबी पेशाची चीज को घर में रखो ही मत, उसको तो आप जला दो। और ऐसा करो, ऑनलाइन डिजिटल जो है वो रखो और बस अपने घर में मत रखो। गंदी पैचाची, उसमें वाइब्स भी गंदी निकलेंगी। इतनी गंदी किताब को क्यों रखोगे घर पे? हम तो महाभारत को बचपन में कहते थे भाई लड़ाइयां हो जाएंगी, नहीं रखेंगे, तो उसको न रखें महाभारत को, जिसमें कि हमें एक्चुअली में सीख मिलती है, और ऐसी चीजों को रख लें जो कि इतनी निकृष्ट हैं। इन किताबों को तो मत रखो, इनको तो जला दो। जी, आदित्य उपाध्याय जी आपका बहुत स्वागत है। बीकेएस जी आपको भी राम राम। सनातन इज द ओनली धर्म, आपको राम राम। ये लड़कियां कैसे सोने चली जाती हैं किसी भी लड़के के साथ? क्योंकि ये लोग लव बॉम्बिंग करते हैं। लव बॉम्बिंग एक साइकोलॉजिकल टर्म है। उसमें क्या होता है, लड़का सुबह शाम आपको मैसेज करता रहता है, आई लव यू, मॉर्निंग के साथ, कॉफी के साथ एसएमएस करेगा, दिन में 300-400 एसएमएस कर देगा, रोज 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 3-4 महीने तक करे। इसके बाद एकदम से पीछे हट जाएगा, फिर वो लड़की पीछे आएगी। ये एक फॉर्मूला है। तो मेरे आसपास कोई भी नहीं है, मैं कनाडा रहती हूँ ना, यहाँ पर मेरे ज्यादातर तो मेरे को एक मुस्लिम इधर उधर दिखते हैं, पर ज्यादातर यहाँ पर हो सकता है क्रिश्चियन हो या एथिस्ट हो। यहाँ पर कोई भी ऐसी हिंदू नहीं है। यहाँ के जो हिंदू है ना, वो भी बहुत प्रतिष्ठित वैसे हिंदू हैं। उनसे कभी मैंने बोलती थी ना हर हर महादेव, जब मैं कनाडा पोस्ट में थी, तो कहते थे ये कोई नया सीरियल आया है। और इनको फर्क भी नहीं पड़ता। मैं रेस्टोरेंट्स में खाना भी नहीं खाने जाती, क्योंकि वहां पर हलाल वगैरह भी सर्व होता है। तो मेरे को लोग बोलते हैं कि क्यों हिंदू हलाल नहीं खाते? ऐसा बदतमीजी की बात मुझे कह रहा था। मैंने कहा आपको अपने वेबसाइट पर लगाना चाहिए ये हलाल आप यहाँ पे सर्व करते हैं। हमें कोई वेजिटेरियन भी खाएगा तो हलाल वाले रेस्टोरेंट में जाके क्यों खाएगा वेजिटेरियन भी? धन्यवाद नया मेंबर बनने के लिए दिनेश जी। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यः न दैवम जनामि कुतो मनुष्य। जी, तो अभी मैं इस स्ट्रीम को एंड करती हूँ, और मैं आप लोगों से बहुत मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, और स्पेशली आपके यहाँ जो टीनेजर लड़कियां हैं उनको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भेजें। और या फिर ये किताब खरीद कर, ये बहुत सस्ती सी किताब है, इसको कहीं मिल जाती है तो। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको ये किताब की पीडीएफ दे दूं, तो मेरे को एक ईमेल भेज दीजिए, मैं उसमें ईमेल में आपको दे दूंगी। ऑफिशियली यहाँ नीचे डालूंगी नहीं, क्योंकि अभी बिक रही है किताब। तो ये किताब जरूर दीजिए, क्योंकि ये सच्चे जिहाद के केसेस हैं, और यहाँ पर आपको पता चलेगा कैसी लड़कियों को ये लोग वो करते हैं। आप अपनी बेटियों के साथ रहिए। देखिए, जो स्ट्रेटेजी ये लोग अपनाते हैं अपनी बच्चियों के साथ, वो चीज आप करिए। आप अपनी बच्चियों के साथ सदैव रहिए। जय श्री राम, जय सिया राम। कल मिलेंगे, और कल हमारी सनातन सभा है, तो सब लोग ऊपर आके अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। जी दिनेश जी, लेकिन अगर आप मेरे को ईमेल करेंगे तो मैं आपको कॉपी भेज दूंगी। मेरी ईमेल जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और मेरे को ईमेल कर दीजिए, preetinigam07@gmail.com। तो सबको सियाराम और प्रभु की अनुकंपा आप सब पे बनी रहे। कल मिलेंगे सामवेद में। राम राम।